बहुत वास्ट है, इसका तो हम लोग फिर लिखते ही जाएंगे, तो ये फिर मतलब ये ख़त्म ही नहीं होगी चीज़। ये काफ़ी जो है इस फील्ड के बारे में है। तो प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं। प्री रिक्विजिट्स के हम लोग जो है क्या किस तरह चलेंगे। सबसे पहले तो यही है कि पाइथन होनी ज़रूरी है आपके पास। अगर अच्छा ये जो है कोलैब है, इसके थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पहले प्री रिक्विजिट्स देखने तो इंशाल्लाह इसकी तरफ भी बढ़ते हैं कि कोलैब क्या चीज़ है। पाइथन, सबसे पहले आपने पाइथन डाउनलोड करनी है। ठीक है, ये लिंक वगैरह अवेलेबल है, और यहाँ से अगर आप जाएँ तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड का, और ये जो बटन है इससे आप पाइथन डाउनलोड कर लेते हैं, इसको फिर इंस्टॉल कर लें। अच्छा, अगला जो है वो हो जाता है पिप। पिप क्या है? पिप बेसिकली एक पूरा पैकेट मैनेजर है जो कि हमारे पूरे कंप्यूटर के अंदर पाइथन की सारी लाइब्रेरीज को हैंडल करता है। अब लाइब्रेरीज क्या चीज़ है? अच्छा, जो भी चीज़ हम कभी भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर चीज़ को हम स्क्रैच से डेवलप नहीं करते, क्योंकि हमारी आसानी के लिए ओपन सोर्स वर्ल्ड के अंदर बहुत से डेवलपर्स ने उसकी लाइब्रेरीज बनाई हुई है, जिसको हम डायरेक्ट इंपोर्ट करके आसानी से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जो है वो उनको मतलब ये रीड करवा कर आगे यूज़ कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी से हमें बहुत आसानी हो जाती है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो अब हम लाइब्रेरीज कहाँ से डाउनलोड करें? हमें कैसे पता लाइब्रेरी हमारे इसमें है या नहीं है? तो इसका आसान हल यही है कि एक पिप जो है पैकेज मैनेजर है पाइथन का। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर में आपको डाउनलोड कर देना है। आपके कंप्यूटर में कोई भी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, पिप को बता देंगे, पिप उसको डाउनलोड कर देगा। डिलीट करनी हो, वर्जन अपडेट करना हो, सब काम जो है वो पिप का है। ठीक है, इसके हवाले से कोई इशू? अच्छा, तो इसको भी देख लेते हैं। इसको डाउनलोड करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। सबसे पहले तो आपने पाइथन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फिर ये लिंक अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, ये जो है आपको नोटबुक दे देंगे, तो इसके अंदर ये सारी लिंक्स वगैरह अवेलेबल है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पे देखें गेट पिप डॉट पाई। सबसे पहले तो इस फाइल को आपने लेना। तो इस फाइल को जैसे ही ओपन करा, ठीक है, ये पूरा कोड आ गया। अब इसको कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो इसको आप जो है फिर कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें यहाँ पे अगर सेव कर देते हैं, फिर जो है क्या होगा कि आगे जो है ये क्या कह रहा है डाउनलोड पे, आई थिंक इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ से जो है ना ये पेप अगर आप लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन अभी भी क्या होगा कि आप जब इसको कमांड लाइन के अंदर ओपन करेंगे तो सिर्फ उसी फोल्डर तक मौजूद होंगे। यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ऊपर से नीचे तक। तो अब हमें जो है उसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है, ताकि आप पीसी में कहीं भी हो तो आप पेप को जो है वो यूज़ कर सकें। तो इसका बहुत सा आसान हल यहाँ भी लिखा हुआ है। सबसे पहले अपने सिस्टम में जाना है। ठीक है, फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाना है। ठीक है, उसके बाद जो है पाथ होगी, और पाथ के अंदर जहाँ पर आपने पिप डाउनलोड करा है, इस तरह अगर मैं यहाँ पे आपको शोकेस करा सकूँ, ये जो इसका ये जो पाथ है, ये यहाँ पर इस पाथ को आपने वहाँ पे डाल देना। तो उसके बाद क्या होगा कि आप जब उसको एंटर कर देंगे, फिर आपको ओके करना है और आपको सेव कर लेना है। तो उसके बाद आप कहीं भी जो है पिप को ये जो है सारी कमांड्स रन करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है जुपिटर नोटबुक। बेसिकली ये भी एक नोटबुक ही है, पूरी जुपिटर नोटबुक है, जो कि एक क्लाउड बेस है, जो कि गूगल ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम गूगल की सॉरी जो जुपिटर नोटबुक है उससे क्लाउड पे किस तरह रन कर सकते हैं, क्लाउड पे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक ये एक आईडीई है जो कि पाइथन की और आर के लिए बनी हुई है। ये वेब बेस होती है, और इसके अंदर जो है ये दूसरी आईडीई से थोड़ी डिफरेंट है, और ज़्यादातर डाटा साइंस से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उससे इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा, जुपिटर नोटबुक जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ठीक है, इस तरह आप जो है अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं पाइथन के अंदर, जिस तरह बिल्ट इन वगैरह लाइब्रेरीज के थ्रू हम इंपोर्ट करवा सकते हैं, विजुअलाइजेशन हाथों हाथ कर सकते हैं। हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेव हो जाते हैं। जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा कि ये दूसरे आईडीज से डिफरेंट है। दूसरे आईडीज के अंदर अगर आप एक चीज़ को प्रिंट आउट करेंगे और अगली चीज़ को अलग से प्रिंट आउट करना है, वो आप नहीं कर सकते, वो सब लाइन बाय लाइन होगा। लेकिन नोटबुक आपको ये बेनिफिट देता है कि आप उसको अलग जो है मतलब प्रिंट कर सकते हैं, अलग विजुलाइज कर सकते हैं। जिस तरह ये पीछे दिख रहा है आपको इस जगह पर कि जो है ऊपर उन्होंने वेरिएबल भी सेव करे हुए हैं, प्रोग्रामिंग भी करी है, और नीचे हाथों हाथ उनकी जो है विजुअलाइजेशन भी चल रही है। इस तरह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अब जिस तरह आपने पिप कर लिया तो बहुत आसान है। फिर हमें जो है सिर्फ कुछ भी नहीं करना, पिप इंस्टॉल नोटबुक पर बस।
आपने जाना है कमांड के अंदर और पिप इंस्टॉल नोटबुक कर लेंगे तो वो ग्लोबली आपके जो है जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, अब क्या हो गया, पाइथन हो गया, पिप हो गई और जुपिटर नोटबुक हो गया। इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है और हमें किसी चीज़ की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जो है डाटा साइंस में बिल्कुल इन कर देंगे, मतलब जो पहली सीढ़ी होती है डाटा साइंस की बेसिकली वो आपने कवर कर ली है, क्योंकि जुपिटर नोटबुक ज़्यादातर डाटा साइंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है एनाकोंडा। ये यहाँ तक जो है कर लिया तो आप बिल्कुल सेट हैं। ये अलग से एक जो है एडिशनल है। अच्छा, जब भी हम कोर्सेज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें एनाकोंडा का बहुत नाम होता है। एनाकोंडा क्या चीज़ है? देख लेते हैं। इसमें जो भी हमने पूरे ऊपर से स्टेप्स वगैरह जब हमने फॉलो करे हैं सारे, ये सब एनाकोंडा के अंदर जो है एक साथ हो जाता है। ठीक है? एनाकोंडा एक पूरा पैकेज है, डेटा साइंस के लिए एक पूरी टूल किट है, जो तकरीबन 510 एमबी तो यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा हो जाता है, डाउनलोड होके 6 जीबी हो जाता है। ये पाइथन भी इंस्टॉल कर लेगा, ये जो है जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल कर लेगा, पेप भी इंस्टॉल कर लेगा और इसके अलावा जो जितनी भी ज़रूरी हमारी लाइब्रेरीज़, बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें, हमारी मशीन लर्निंग के लिए साइकिल-लर्न, पेंडास, जो डेटा क्लीनिंग के लिए काम आती है, टेंसरफ्लो फॉर डीप लर्निंग, पायटॉर्च भी डीप लर्निंग की लाइब्रेरी है, नमपाई जिसका बहुत अच्छा नाम है डेटा क्लीनिंग के अंदर, मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन वगैरह, एवरीथिंग, जितनी भी कम से कम 2500 लाइब्रेरीज जहाँ तक मुझे याद है वो ये डाउनलोड कर देता है। अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, ना आपको पाइथन करने की ज़रूरत है, ना पिप करने की ज़रूरत है, ना जुपिटर नोटबुक करने की ज़रूरत है। अच्छा, जब ये इतना बड़ा बेनिफिट है तो हम इसको फिर अलग-अलग क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली वजह तो ये है कि जब भी हम एनाकोंडा कर लेते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या चीज़ इंस्टॉल करी है, क्या नहीं करी। और दूसरे कंप्यूटर के अंदर जैसे हम शिफ्ट होंगे तो हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि किस तरीके से काम हो रहा है। एनाकोंडा से सबसे पहला मतलब एक तरह से ड्रॉप है कि आपका, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्या-क्या चीज़ आपके डाउनलोड करी है। ना आपको पिप का पता होगा, ना आपको जुपिटर नोटबुक का पता होगा। सेकंड थिंग एक ये होता है कि एनाकोंडा बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, 6 से 8 जीबी। वो पूरा एक एनवायरनमेंट डेटा साइंस का आपके पीसी में इंस्टॉल कर देता है। फिर वो खुलने में भी टाइम लगता है और उसके बाद आपका पीसी भी हैंग करने लगता है और हर किसी के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि वो एनाकोंडा इतने बड़े टूल को इस्तेमाल कर सके। तो समझ लें थोड़ा एडवांस है। जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कर रहे होते हैं उनके लिए होती है, जिनको फटाफट जो है अलग-अलग चीज़ें नहीं करनी, एक साथ करनी है, तो वो उनके लिए होता है। अभी इस बिगिनर के लिए अगर आप ऊपर की चीज़ें कर लेते हैं तो बहुत है, ठीक है? यहाँ तक हमने सब चीज़ें अचीव कर ली हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एनीवन? ओके, आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, ये कुछ स्टेप्स हैं जो लोकली एक जुपिटर नोटबुक को कंप्यूटर में कैसे खोलते हैं, आपके पीसी में कैसे खोलेंगे, उनका जो है ओवरव्यू दिया हुआ है कि सबसे पहले आप फ़ोल्डर पे जाएँगे और उसके पाथ सेक्शन में जाएँगे, जिस तरह आपने अभी ऊपर पाथ दिया हुआ था इसी तरीके से। फिर इसमें जो है सीएमडी क्लिक कर कर जुपिटर नोटबुक लिख देंगे, सिर्फ़ जुपिटर नोटबुक लिखना है। तो वो जो है ओके, जुपिटर नोटबुक अगर आप लिख देंगे तो आपकी जुपिटर नोटबुक खुद ही अपने आप जो है लोकली खुल जाएगी और कुछ ऐसा इसी तरह का इंटरफेस आएगा जिस तरह आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कोलैब की तरफ चले आते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि हम इसके अंदर अभी ये नहीं करा रहे क्योंकि आपको पता है कि बूट कैंप है, तो इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक समझ लें एक तरह से है, तो इस तरह से हमें चलना पड़ेगा। इसमें ये है कि कोई भी आपको हर्डल हो, कोई भी मुश्किल हो, हम अवेलेबल हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे हमें जॉइन कर सकते हैं, लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी इशू हो तो इंशाल्लाह वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप बनाने का हमारा मकसद ये था कि कम्युनिटी बिल्डअप हो, कि अगर हम चलें जवाब ना दे सकें तो कोई सेकंड पर्सन है जिसको बेहतर पता हो, तो वो भी आपको जवाब दे। लेकिन ये सब करना मैंडेटरी है। ये सब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम काम करते हैं। अच्छा, कोलैबोरेटरी के अंदर चले आते हैं। ये जो है गूगल हमें प्लेटफ़ॉर्म देता है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जाना है और गूगल पे जाके लिख देना है कोलैब। कोलैब के बाद ये लिंक खुल जाएगी। अच्छा, इसमें इसी तरह से होता है। ये बेसिकली यहाँ से पाइथन स्टार्ट की हुई उन्होंने। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है एक्सेल। एक्सेल क्या होता है? यहाँ पे आप जो है इंडिपेंडेंटली कोड लिख सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कोड का प्लस करूँ तो प्लस के आइकन से ये कोड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखूँगा प्रिंट और हेलो वर्ल्ड लिखूँगा या फिर हेलो ही लिख देते हैं और यहाँ से इसको करूँगा तो ये बेसिकली रन कर और यहाँ पे जो है नीचे प्रिंट कर देगा। इसका और ऊपर वाले कोड का कोई फ़िलहाल ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये है कि वेरिएबल सेव हो जाता है।
देखें ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हो गया है। अब ये कोड अलग यहाँ पे मैंने जो है रन करा है और ये यहाँ पे अलग रन करा है, तो इस तरह मेरे पास दोनों आउटपुट सामने आ गए। एक ये बेनिफिट है। फिर जो है किसी की को भी हमें अगर ऊपर लेकर जाना है, बेसिकली ये एक अगर सेल है उसको मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो ये इस तरह ऊपर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि इसकी क्या बेनिफिट। सेकेंड थिंग, अगर मैं जो है इस वेरिएबल को इस वाले सेल के अंदर ले आऊँ और प्रिंट करूँ तो ये यहाँ भी रन हो रहा है, मतलब कि ये कोड इंडिपेंडेंट है लेकिन ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं है। इन सब के साथ इंशाल्लाह अब इस तरह इसमें चलते जाएंगे तो आप फैमिलियर होते जाएंगे। सेकेंड थिंग ये कि इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ तो ये तो आपकी पूरी एक नोटबुक है, ठीक है। यहाँ पर आप फाइल ओपन कर सकते हैं, कोई नई नोटबुक स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई नोटबुक रखी हुई है उसको ओपन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट पाई की फाइल का भी ऑप्शन है और आई पी बाई पे यही है कि पाइथन नोटबुक, आई पी बाई मतलब पाइथन और नोटबुक वो यहाँ पर सेव हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये फोल्डर, ये क्या चीज़ है? ये हमें जो है गूगल बाकायदा एक स्टोरेज देता है कोलैब के अंदर, जिसके अंदर मैं अपनी फाइल्स डाल भी सकता हूँ और यहाँ से डाउनलोड करके जो है मतलब यहाँ से सेव करके इन्हें डाउनलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अपलोड का भी ऑप्शन है और यहाँ पे जब मैं एक किसी फाइल को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन है। तो बेसिकली ये आपको एक रन टाइम दे रहा है जिसके अंदर आप आई थिंक यहाँ पर जो है केवल होता है ये डिस्क वगैरह के यहाँ पे जो है आपको वो भी बता देगा कि कितना अवेलेबल है, यहाँ भी लिखा हुआ है 65 GB जो है ये आपको दे रहा है गूगल, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये है, काइंडली आमिर रजा अपना माइक बंद कर दीजिए, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि जब भी कोलैब जो है उसका एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो हमारा रन टाइम होता है, बेसिकली जो फाइल्स वाला सेक्शन है वो जो है तकरीबन 12 घंटे के बाद इसको खत्म। काइंडली अपना माइक बंद कर लीजिए, थैंक यू। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कोलैब का सिर्फ एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि बेसिकली जो हमें पूरा सेक्शन मिला हुआ होता है ये सिर्फ 12 घंटों के लिए होता है। यहाँ पे मैं कोई भी फाइल सेव करवाता हूँ या अपलोड करवाता हूँ वो 12 घंटे के अंदर डिलीट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने हमेशा में रखी हुई है। और जब भी आप कोलैब शुरू करते हैं तो सैंपल डाटा के साथ आता है, इसमें देखें बहुत सारे डाटा जो हैं वो हमें यहाँ पे दिए हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे आगे शो में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था कोलैब का, लेकिन जो है बाद में इंशाल्लाह हम इसको और भी देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इस तरह ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम आगे देखेंगे। अभी सिंपल लेके चलते हैं ताकि जो है ज़्यादा हर्डल्स। अच्छा, पाइथन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा कि पाइथन के अंदर लॉजिक बिल्डिंग वगैरह किस तरह हमें करनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो हमें जो है आगे इस्तेमाल करनी है, उनका थोड़ा सा ओवरव्यू है इसके अंदर। इससे पहले अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो बता दें, कोलैब के हवाले से, एपिक के हवाले से, किसी भी हवाले से। कोई नहीं, चलें थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पाइथन का भी। सबसे पहले तो डाटा टाइप्स ही आ जाते हैं कि हमें कौन कौन से डाटा टाइप्स करने हैं। इंटीजर्स, अगर आप सीएस के बैकग्राउंड से तो मुझे इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं हमें उन्हें इंटीजर ही कहते हैं। ये भी एक नोटबुक है, ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रिंट हो जाएंगे। नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम इंटीजर ही कहते हैं, ठीक है। ये रन हो गई। फिर उसके बाद जो है फ्लोट, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके बीच में पॉइंट है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू है, वो फ्लोट है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर जो है नॉर्मल कैरेक्टर्स भी आते हैं और बड़े बड़े अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स आते हैं। स्ट्रिंग्स लिखने का तरीक़ेकार ये होता है कि हमें जो है दो कोट्स के बीच में उसे लिखना होता है और कॉमा सेपरेट यहाँ पर ये है कि ये मल्टीपल स्ट्रिंग, अगर मैं इनको हटा भी दूँ तो इनसे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग आ गई। तो कॉमा जब मैं डाल रहा हूँ तो इससे ये हो रहा है कि मल्टीपल स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। फिर थोड़े बहुत ऑपरेटर्स हैं, जिस तरह ये प्लस है, अगर मैं डायरेक्ट इंटीजर को, असल में पाइथन तो आपको पता है कि वो जो है इसमें बहुत सारे मुश्किलात नहीं होती, वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसमें भी मेरा ये बेसिकली पाइथन ही पीछे कंपाइल हो रही है और मैं पाइथन में कोड कर रहा हूँ।
तो ये इसको आप ये नहीं समझे कि एज अ कैलकुलेटर है, बल्कि ये पाइथन का ही कोड है जो पीछे जाके कंपाइल हो रहा है और उसके बदले में मुझे आउटपुट आ रहा है। तो पाइथन के अंदर हमें अच्छा कोलैब में एक चीज़ और होती है कि अगर आप इसके अंदर सिंपल ये लिखते हैं तो आपको प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बेसिकली अपने आप ही प्रिंट कर रहा है। दरअसल मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं ये लिखूं या फिर ये लिखूं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये देखें दोनों के आउटपुट सेम आ रहा है। तो पाइथन सब में कोलैब का जो है एक ये भी बेनिफिट होता है कोलैब का एजुकेटर नोटबुक का, कि हम जो भी इसमें लास्ट लाइन में लिखते हैं वो अपने आप प्रिंट हो जाता है। तो ये लास्ट और फर्स्ट दोनों लाइन तो अपने आप प्रिंट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह फिर माइनस है, ये डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। अच्छा इसमें जो है पाइथन के अंदर कमेंट्स किस तरह होते हैं, वो सिर्फ एक हैश से होते हैं। अगर आप हैश लिख देंगे तो वो जो है पूरा कमेंट हो जाएगा, उसके आगे मैं कुछ भी लिखूंगा वो उसको कंपाइलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट्स यहाँ पर हैश से होते हैं। अच्छा और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो पावर होती है बेसिकली वो इस आइकन से होती है। यहाँ पर जो है पाइथन के अंदर वो डबल स्टार से पावर हो जाती है। तो बेसिकली पीछे कंपाइल होती है उसमें डबल डबल स्टार लगाएंगे तो उसका मतलब है क्यू की पावर 10, ठीक है। और सिंगल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और आखिर में आ जाता है मॉड्यूलो। ये बेसिकली क्या करता है कि हमें जो है रिमाइंडर बता देता है। इसमें यह है कि 100 डिवाइडर है और 10 जो है वो डिविडेंड है। उसमें जो भी हम लोग डिवाइड करेंगे उसका जो आउटपुट होगा वो हमें जो है नहीं बताएगा बल्कि रिमाइंडर बताएगा। इसका रिमाइंडर 0 है, ठीक है। रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, इसे मॉड्यूलो भी कहते हैं, मॉड्यूलस भी कहते हैं। अच्छा वेरिएबल किस तरह डिफाइन होते हैं? वेरिएबल सिंपल है, इसमें ना हमें इसकी डाटा टाइप बताने की ज़रूरत है। पाइथन का एक बेनिफिट ये भी है कि वो जो है किसी भी आप कुछ भी दे दें उसके डाटा टाइप वो खुद अज्यूम कर लेता है, खुद देख लेता है कि क्या डाटा टाइप है। तो मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं करना, वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल्स टू डालना है और आगे जो है मैं कुछ भी डाल दूंगा तो वो इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो है नंबर इक्वल्स टू 45, फ्रैक्शन जिस तरह वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने जो है 45.5 दे दिया और स्ट्रिंग ये भी मैंने जो है दे दिया। तो ये जो है वेरिएबल में अपने आप सेव हो गई। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, जिस तरह मैंने बताया था मैं ऊपर से सब चीज़ें इंडिपेंडेंटली जो है वो रन करता हुआ आ रहा हूँ और मुझे आउटपुट भी सामने सामने दिख रहे हैं। यही जो है मेन डिफरेंस है नॉर्मल आईडीज का और कोलैब का। मुझे बार बार रन नहीं करना पड़ रहा और बार बार प्रिंट अलग अलग जाके नहीं करना पड़ रहा। अगर आपने कोडिंग करी हो तो उसमें ये होता है कि अगर हम जब पहली चीज़ में कोई चीज़ अगर हम रन करते हैं तो ऊपर से कोड रन होता हुआ आता है और फिर आखिर में पहुँचता है। यहाँ पे ये भी आपको हर्डल नहीं होगी, आपको जो आपको रन करना है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडिपेंडेंटली रन हो जाता है। अच्छा अब क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने नंबर के अंदर 45 जो है डाल दिए, ठीक है, उसे रन कर दिया, पीछे पाइथन कंपाइल हुआ उससे रन कर दिया। अब मैं अगली अगली सेट पर आया, यहाँ पे यू प्लस करके, ठीक है, और मैंने जो है नंबर वेरिएबल सिर्फ लिखा है। और जिस तरह मैंने बताया था कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में प्रिंट नहीं लिखते, ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देता, तो ये बता रहा है कि नंबर के अंदर 45, ठीक है। इसी तरह मैंने फ्रैक्शन लिखा तो ये बता रहा है कि फ्रैक्शन जो है 45.5 है, और स्ट्रिंग लिखी तो ये कह रहा है कि आई एम स्ट्रिंग, जो ऊपर से ही होता हुआ आ रहा है। अच्छा इसमें मैंने एक और चीज़ करी थी, इसके अंदर मैंने जो है दो वेरिएबल्स को आपस में प्लस भी कर दिया और उसके अंदर जो है ऐड वेरिएबल में सेव कर दिया। तो इसका भी आउटपुट देख लें नीचे, देखें इसने आउटपुट दे दिया ऐड के अंदर क्या सेव। अब मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ 50 और इसे रन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बीच में कोई भी स्लाइड रन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट ऐड के पास आ रहा हूँ, ऐड मुझे बता देगा कि क्या करना है, देख रहे हैं। तो ये एक जो है कोलैब हमें अपॉर्चुनिटी देता है इस चीज़ की। मैंने ये रन करी उसके बाद डायरेक्ट ये रन करी, तो जो भी डिफरेंस था वो उसने ऑटोमेटिकली जो है ऐड में सेव भी कर लिया और यहाँ पे वो डिस्प्ले भी कर दिया। मुझे बीच के किसी भी कोड को छेड़ने की जरूरत है। अच्छा कुछ और ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, अगर आपने आज से पहले जावा में कोडिंग करी हो या सी प्लस प्लस में करी हो। अच्छा एक सेकंड, कुछ क्वेश्चन आते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड फ्लोट? अच्छा इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फ्रैक्शन तो बेसिकली जो है मैंने एक नंबर को लिया हुआ, फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, ये एक वेरिएबल है। फ्लोट बेसिकली इसको मैं कहूँगा। और फ्रैक्शन को दरअसल जब हम लिखते हैं तो वो यूँ लिख देते हैं 45/5, तो ये बेसिकली फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको 45.5 लिख दिया है। फ्रैक्शन जो है सिर्फ यहाँ पर एक वेरिएबल का किरदार निभा रहा है और कुछ भी नहीं।
बाकी इसके अंदर जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है। क्लियर है अनस हुसैन? ओके। अच्छा, अगर आपने आज से पहले दूसरी लैंग्वेज में जैसे कोड वगैरह करा हुआ हो तो उसमें जो है हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करते हैं, और उसका जो है करने का तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम बेसिकली यूँ करते हैं, नंबर और प्लस प्लस। ठीक है, तो पाइथन में बेसिकली ऐसा नहीं होता। पाइथन के अंदर जो है एक ही वेरिएबल है, वो है प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस वन, तो उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, नंबर प्लस इज इक्वल टू वन। ये और ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर वन लिखूँ तो वो देखिए इस तरह ये एरर दे रहा है। ये कह रहा है एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, पूरा ये जो है आईडी मुझे बता देगा क्या है। अगर मैं इसे रन करूँगा तो इसको ये एरर दे रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। पाइथन में ये एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि प्लस इज इक्वल टू अगर मैं वन करूँ तो ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह प्लस इज इक्वल टू है, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, कुछ भी करना है तो उस तरह होता है। अगर आपको इंक्रीमेंट भी करना है तो आपको इसी तरह करना पड़ेगा। इसमें प्लस प्लस एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं इसमें लिखता हूँ ऐड इज इक्वल टू ऐड प्लस वन, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐड प्लस प्लस, ठीक है, या फिर जो है ऐड प्लस इज इक्वल टू, ये पाइथन का जो सिंटेक्स है जो हमें आसानी करता है। और इन तीनों के अंदर कोई फर्क नहीं, बस ये है कि ये दूसरी लैंग्वेज में इस्तेमाल करता है। मैं यहाँ पे ऐड अगर डिस्प्ले करूँ तो 96 हो गया। अब ये देखो, ऊपर वाले ऐड के अंदर थे 95 और नीचे वाले के अंदर है भैया ये 96। ऊपर वाले वेरिएबल अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं और मैं आउटपुट भी देख सकता हूँ कि मैंने क्या आखिर में प्रिंट करा था और किस वेरिएबल में क्या चीज़ सेव थी, वो भी मुझे ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा ऐड माइनस इक्वल टू वन भी है। ठीक है, फिर मैंने ऐड को डिस्प्ले कर दिया, ऐड मल्टीप्लाई इक्वल टू भी है, और ऐड को दोबारा मैंने रन कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास सारे आउटपुट्स आ रहे हैं। फिर ये हो जाता है डबल इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू, ये दूसरे जो है लैंग्वेजेस की तरह ही है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इज इक्वल टू, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इनके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यूँ कर देता हूँ कि मुझे बूलियन के अंदर जो है ये रिटर्न करता है ट्रू, या फिर ये इसको मैं अगर इस तरह करूँ डबल इज इक्वल टू मतलब होता है एग्जैक्ट इज इक्वल टू, तो मैंने कहा कि 75 डबल इज इक्वल टू 45, इसने कह दिया फॉल्स। अच्छा, दूसरा जो है वो कह रहा है नॉट इज इक्वल टू, तो मैंने कहा कि 75 जो है वो 45 के बराबर नहीं है। ये मैंने इसको सिर्फ क्वेश्चन करा तो इसने मुझे बता दिया ट्रू कि हाँ नहीं। ठीक है, इसी तरह लेस देन है, टू इज लेस देन थ्री, ट्रू। टू इज ग्रेटर देन थ्री, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स बोलेगा। तो इक्वल टू का क्या होता है? अब हमेशा ऐसी कंडीशन हमारे पास नहीं होती है कि जिसके अंदर हम जो है लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू में चलते रहे। इसका मतलब क्या होता है कि टू या तो छोटा या बराबर है इस नंबर से। पहला नंबर या तो छोटा होगा या बराबर होगा, दोनों कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होंगी अगले नंबर से। तो मैंने कहा टू जो है वो छोटा है या बराबर है टू के, तो उसने बोल दिया टू। ठीक है, इसी तरह मैंने कर दिया फोर जो है वो बड़ा है या फिर बराबर है थ्री के, तो इनमें से कोई एक चीज फॉलो होगी, या तो बराबर वाली होगी या बड़ी वाली होगी। तो इसके अंदर आपको क्या लगता है कि क्या ये फॉलो करेगा, इक्वल टू वाली या बड़ी वाली? आई गेस बड़ी वाली करेगी, उसके अंदर इस वजह से इसने ट्रू दे दिया। ठीक है, अच्छा, और ये तो हमेशा की तरह वेरिएबल्स कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड, जो भी पाइथन के रिजर्व वर्ड्स हैं वो आपके वेरिएबल नहीं हो सकते। फॉर, एल्स, एलिफ, नॉट, एंड, व्हाइल, ये सब पाइथन के रिजर्व वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब को जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एज एन वेरिएबल। अच्छा, अब टाइप का एक फंक्शन, अब फंक्शंस के ऊपर बेसिकली हम आ गए। टाइप, जिस तरह एक प्रिंट एक फंक्शन था, इसी तरह टाइप भी एक फंक्शन है। टाइप क्या करते हैं, मुझे किसी भी चीज़ की जो है वो टाइप बताता है। इस तरह ये 45 में लिखता हूँ तो उसकी टाइप मुझे इंटीजर बता रहा है। ठीक है, जब मैं ये लिखूंगा तो फ्लोट बता रहा है। बेसिकली अगर अब ये है कि पाइथन के अंदर मुझे डिफाइन नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर मेरे पास कहीं से इनपुट आ रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी टाइप क्या है, तो इस तरह पता चलता है।
अगर मैं यूँ करूँगा तो मुझे जो है ये स्ट्रिंग बता देगा। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये है कि जिस तरह आपको पता है कि जो भी चीज़ मैं कोट्स में लिखता हूँ वो स्ट्रिंग कहलाती है। अब मैं नंबर को अगर 100 जो है वो भले ही एक इंटीजर है, लेकिन उसे कोट में लिखता हूँ फिर भी ये एज़ एन स्ट्रिंग ही जो है प्रिंट होगा। इसकी टाइप भी स्ट्रिंग ही बता रहा है। ठीक है? इसमें कोई इशू? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब आ जाता है टाइप कास्टिंग। इसको बेसिकली हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। इसका ये पाइथन के अंदर बेनिफिट है कि हम जो है सिर्फ इंटीजर का एक जो है फंक्शन है, उसके अंदर अगर मैं ऐसे वेरिएबल पास करूं या ऐसी स्ट्रिंग पास करूं जो बेसिकली एक इंटीजर हो, तो वो जो है इसको इंटीजर बना देता है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं नम के अंदर डाल रहा हूँ 100, ठीक है, और मैं उसको अभी टाइप कर रहा हूँ कि उसकी टाइप क्या, तो ये बता रहा है स्ट्रिंग। अगर मैं इसको जो है वेरिएबल पास कर रहा हूँ नम इक्वल्स टू, और इंटीजर का फंक्शन पास कर रहा हूँ, उसके अंदर भी नम ही दे रहा हूँ, ये वाला वेरिएबल, तो ये क्या करेगा कि नम के अंदर उसकी टाइप चेंज कर देगा। और अब अगर मैं यहाँ पे नम प्रिंट करूँ तो अभी भी ये 100 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें फ़र्क देखें आउटपुट में और इसमें देखें, और उसकी टाइप देखूँ तो ये अभी भी इंटीजर ही बता रहा है। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग ये कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लिख दूँ जो बेसिकली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, 1a लिख दूँ, अभी भी ये कर तो देगा और इसकी टाइप भी बता देगा स्ट्रिंग, लेकिन मुझे यहाँ पर एरर दे देगा कि ये कन्वर्ट नहीं हो सकती। इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, कह रहा है कि ये जो है पॉसिबल नहीं है इंटीजर में कन्वर्ट। तो कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो मुझे एज एन कोई भी ऐसा जो है चीज़ जो मुझे एज एन स्ट्रिंग आई और वो उस डाटा टाइप में कन्वर्ट हो सकती है, वो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नंबर है उसको दोबारा मैं स्ट्रिंग में चेंज कर रहा हूँ, तो दोबारा ये स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, उसी नंबर को जो ऊपर आया था उसको मैं फ्लोट में चेंज करा, तो ये बेसिकली 10.0 हो गई, फ्लोट में आ गई। अभी मैं इसकी टाइप देख रहा हूँ तो मुझे फ्लोट ही बता रहा है। फिर हमेशा की तरह हर लैंग्वेज के अंदर प्रिंट भी होता है फंक्शन। ठीक है, तो प्रिंट का इसमें बहुत आसान सिंटेक्स है। फिर मुझे प्रिंट लिखना है या एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर पास कर देना कोई भी स्ट्रिंग, तो वो नीचे मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह मैं इंटीजर पास करूँगा तो इंटीजर हो जाएगा। अगर आपने सी में वर्क करा हो या जावा वगैरह में करा हो तो उसमें ये होता है कि हमें जो है बकायदा बताना पड़ता है कि हम प्रिंट क्या कर रहे हैं। पाइथन में ये भी हमें नहीं बताना पड़ता। पाइथन में डायरेक्ट लिख देंगे तो डायरेक्ट को प्रिंट कर देंगे, इसमें हमें बताना नहीं पड़ता कि क्या है हमें प्रिंट करना है। अच्छा, अब प्रिंट नंबर। अब वेरिएबल जो है ये ऊपर से होता हुआ आ रहा है, ऊपर हमने कहीं पर पास करा था, मुझे पता नहीं है कि उसके में कौन सी वैल्यू है। एक तो तरीकेकार ये है कि मैं यूं भी जाके देख सकता हूँ, और एक ये है कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा तो मुझे वो बता देगा कि इसमें 51, तो मुझे पता भी नहीं मैंने कहाँ पर करा था, लेकिन मेरा ऊपर का कोड भी सेफ है, उसका आउटपुट भी हाथों हाथ सेफ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी मेथड एक्सप्रेशंस के अंदर जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर होता है, इसमें भी यही है कि ये डिमास रूल फॉलो करता है। 1+56 मल्टीप्लाई बाय 47 का जो आउटपुट है वो कंपाइलर कैसे देखेगा, वो डिमास रूल से देखेगा। सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर स्ट्रिंग। तो अगर हम इसको नॉर्मल स्ट्रिंग को यूं कर रहे हैं, कंपाइलर उसे ऐसे देखेगा, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में है उन्हें पहले सॉल्व करेगा, फिर 1 प्लस करेगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आखिर में आती है। ठीक है। अगर मैं जो है नॉर्मल यहाँ से लेके चलूँ कि सबसे पहले मैं 1 प्लस करूँ और फिर जो वैल्यू आए वो 56 मल्टीप्लाई बाय 47 तो उसका आउटपुट ये हो, लेकिन ये रॉन्ग है। पाइथन का अपना कंपाइलर इसको किस तरह देख रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको सबसे पहले डिमांड रूल फॉलो करता है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई से पहले जो है मॉड्यूलो और क्या कहते हैं पावर वाला फंक्शन आता है, इनसे भी पहले। तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है, फिर डिवाइड की, फिर मल्टीप्लाई की, फिर एडिशन की, आखिर में सब्ट्रैक्शन की। बेसिकली डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है उनकी प्रायोरिटी एक ही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एक ही है, और सबसे ज़्यादा होती है वो पावर और मॉड्यूलो फंक्शन की होती है। अच्छा, अब कॉनकैटिनेट कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉनकैटिनेशन क्या है? मुझे किसी भी दो स्ट्रिंग्स को आपस में एक स्ट्रिंग बनाना है, प्लस करवाना है, तो उसके बीच में पाइथन में मैं सिर्फ प्लस लिख दूंगा, तो वो जो है दोनों स्ट्रिंग्स को प्लस कर देगा। इस तरह ये हेलो प्लस और फिर वर्ल्ड, उसने हेलो वर्ल्ड को प्लस कर दिया। अब ये किसी जगह सेफ तो नहीं है,
तो मैंने जो है एच को इसमें डाल दिया, डब्ल्यू को इसमें डाल दिया, दोनों के प्लस के बीच में मैंने एक गैप भी डाल दिया, ये दोनों के बीच में गैप डाल दिया, तो आप ये देखें दोनों के बीच में गैप आ गया। अब मैं इसको अगर किसी वेरिएबल में एच डब्ल्यू के अंदर सेव कर देता हूँ, इसको मैं प्रिंट कर दूंगा और दोबारा यहाँ पे एच डब्ल्यू, तो ये बेसिकली इसमें जो है वो सेव हो गया। अच्छा, अब क्या है कि अगर मुझे कोई भी चीज़ तब्दील करनी है, मैं उसी सेल के अंदर कर रहा हूँ या अगले सेल के अंदर कर रहा हूँ, मुझे ऊपर से सारा कोड मेरा कंपाइल नहीं हो रहा। जब भी हम VS कोड के अंदर जो है कोडिंग करते हैं या दूसरे किसी आईडीज के अंदर पाइचार्म हो गया और बहुत सारी आईडीज हैं, उसमें क्या होता है पूरा कोड ऊपर से कंपाइल होता हुआ आता है, जो मेरा काफ़ी रन टाइम भी लेता है और कंपाइल टाइम भी लेता है। जुपिटर नोटबुक इस चीज़ से भी मुझे महफूज करता है। अगर मैं बोलूँगा हेलो सिर्फ HW करो, तो वो पीछे कंपाइलर को सिर्फ HW ही भेजेगा, उसको ऊपर वाली जो स्ट्रिंग्स हैं उनसे कोई सरोकार नहीं। तो ये मेरा जो है जुपिटर नोटबुक टाइम भी सेव करता है इस हवाले से। अच्छा, एक और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम लोग देखते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, प्रिंट करवाना मल्टीपल टाइम्स। तो पाइथन के अंदर एक ये होता है कि जब भी हमें कोई भी स्ट्रिंग जो है वो मल्टीपल टाइम प्रिंट करवानी हो, तो हम सिर्फ आगे उसके मल्टीप्लाई और वैल्यू लिखते हैं, तो ये उसको इतनी बार मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये देखें, ठीक है। अब आपको एक फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग लिखता हूँ जिसको मैं कहूँगा 10 बार लिख दो, तो उसको 10 बार लिख देगा। और अगर मैं इसमें स्पेस भी डाल दूँ तो अब आपको ज़्यादा तरीके से दिखेगा कि किस तरह ये वर्क कर। तो ये भी एक बेनिफिट पाइथन से रिलेटेड ही है, सिर्फ जो जहन में आ गया तो बता दिया। अच्छा, अब इफ एल्स थोड़े से देख लेते हैं। जिस तरह मैंने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर जो है मैंने डाल दिया कैट, तो इसका जो है सिंटेक्स पाइथन में बहुत आसान है। मैंने सिर्फ लिखा इफ स्पीसीज डबल इज इक्वल्स टू कैट। अच्छा, जो नॉन CS बैकग्राउंड में उनको ये बताना पड़ेगा कि इफ जो है उसके अंदर की जो लाइंस होती है वो तभी रन करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इसके नीचे की लाइन भी रन नहीं, ठीक है। तो इफ डबल इज इक्वल्स टू कैट और कॉलन आ गया। अच्छा, जहाँ मैं कॉर्नर लगा के एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे उस पोजीशन पे ले जाएगा जहाँ पर मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ। वरना ये होता है कि 4 स्पेसेस होते हैं। अगर आपने सी पढ़ी हो, जावा पढ़ी हो, तो उसमें बेसिकली हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, हम यहाँ से स्पेसिंग के ऊपर काम करते हैं। 4 स्पेस दे दूंगा तो ये इफ के अंदर आ गया, ठीक है। अगर मैं देखें यहाँ से एंटर कर रहा हूँ तो अभी मैं इफ के अंदर हूँ, अब मैं इफ से बाहर आ रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे जो भी वर्क करूँगा वो इफ के अंदर नहीं आएगा। तो बेसिकली इसमें सिंटेक्स इतना सिंपल है, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ इफ कैट इफ स्पीसीज डबल इक्वल्स टू कैट, तो ये कह रहा है यप इट इज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पीसीज को तब्दील करके ड्रॉप कर देता हूँ बेसिकली, अब इसको रन करा और इसे भी रन करा, तो इसने कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई और उसके अंदर जो ये प्रिंट वाली लाइन थी वो रन नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, वो गई कहाँ? हमको कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है? तो इसको थोड़ा सा रीसेट कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर आती है एल्स की स्टेटमेंट्स। अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट कर दो, वरना ये प्रिंट कर दो, ठीक। तो अभी यप इज अ कैट्स, अगर मैं इसको जो है वो लॉक कर देता हूँ स्पीसीज को ऊपर वाली को, और मैं इसे रन करूँगा, रन के बिना ये जो है वेरिएबल को सेव नहीं करेगा। और फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो आप देखें ये प्रिंट क्या करेगा, नो नॉट कैट, ठीक है। यहाँ पे भी वो चीज़ ही चीज़ जो है। अच्छा, डोनट कंडीशन, इसके अंदर जो है सबसे पहले मैंने डोनट को किया हुआ फ्रेश, ठीक है। अच्छा, अब एल्स इफ भी आ गया। जिस तरह अब हो सकता है हमारे पास ये 2 कंडीशन तो हो नहीं सकती, हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है, तो उसके अंदर इस्तेमाल होता है एल्स इफ। अब दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसे होता है, यहाँ पे सिर्फ एलिफ होता है, सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। एलिफ आया, ठीक है, कंडीशन आई, डबल इज इक्वल टू ये और उसके अंदर की लाइन में लिखी, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं दोनों की कंडीशन को फ्रेश कर लेता हूँ और मैं इसे रन करूँगा फिर। तो इसने जो है स्कोर के अंदर 10 डाल दिया होगा आई गेस, ठीक है, 10 डाल दिया। अब मैं इसे जो है कमेंट करता हूँ और इस चीज़ को अनकमेंट करता हूँ। अब मैं इसे रन करूँगा तो डोनट के वेरिएबल में नॉट फ्रेश आ गया। अब मैं इसी चीज़ को जो है दोबारा रन कर रहा हूँ, तो आप देखते हैं वाई स्कोर क्या हो गया, 5, ठीक है। और वाई स्कोर बेसिकली समझ लें पैसे लिखे हैं कि पैसे क्या है।
अगर मैं दोनों कंडीशन कर देता हूँ ओल्ड, सॉरी, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैंने रन करा और इसने अब मेरा बाइस को जो है वेरिएबल अपडेट कर दिया 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। मतलब मैं ऊपर से कुछ भी नहीं कर रहा, वेरिएबल की वैल्यू जो है मैं चेंज कर रहा हूँ और इफ एल्स इफ और एल्स के अंदर कंडीशन के अंदर से बाय स्कोर तब्दील कर रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अच्छा, की लैंग्वेजेस में एक और चीज़ ये होती है कि आपको सबसे पहले वेरिएबल कास्ट करना पड़ता है, चाहे आपको इस्तेमाल करें या ना करें। इसको जो है हमें एम्प्टी दिखाना पड़ता है। पाइथन में इस मुजम्मिल, चीज़ की भी इशू हेलो नहीं होता। मुजम्मिल, मैं हम्म, एलिफ एक्सप्लेन कर हाँ दो हाँ, दोबारा, एलिफ एक्सप्लेन कर दो दोबारा। ओके ओके ओके। अच्छा, दोबारा सिंपल लेकर चलते हैं। सबसे पहले एक होती है मेरे पास कंडीशन, उसके बाद मैं इफ लगाता हूँ। इफ का मतलब अगर ये, फिर एल्स का मतलब होता है वरना। ठीक है, तो इफ का मतलब अगर ये हो तो ये प्रिंट कर दो, वरना इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, यहाँ तक तो आई गेस किसी को मसला नहीं होगा। अब क्या होता है कि मेरे पास कभी भी ये नहीं होता कि सिर्फ दो ही कंडीशन होता है या सिर्फ एक ही कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस भी तो हो सकती हैं। मल्टीपल कंडीशंस के अंदर हम फिर एल्स इफ लगाते हैं कि अगर ये, ठीक है, ट्रू हो तो ये कर देना, अगर ये नहीं तो फिर ये कंडीशन चेक कर लो। ठीक है, अगर ये भी नहीं होती तो फिर एल्स में जाएगा। सबसे पहले इसे चेक करेगा, ये ट्रू हो गई तो उसने बायस को प्रूव कर दिया, खत्म हो गया। अगर ये फॉल्स हुई तो अगली कंडीशन ये एल्स इफ वाली चेक करेगा, अगर ये भी फॉल्स हुई फिर वो इस पे जाए, एल्स पे जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे जो है मल्टीपल एलिफ लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक और एलिफ लगा देता हूँ और डोनट कंडीशन अगर मैं कर दूं जैसे के लिए कि पैक्ड भी हो सकती हैं किसी भी इसके अंदर, तो बाय स्कोर, क्योंकि पैक के थोड़े ज़्यादा पैसे होते हैं फ्लैश से भी, तो मैं 15 कर। तो ये मेरे पास एक और कंडीशन आ गई। तो एज इफ तब काम आता है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। पिछले के अंदर मेरे पास जो है वो सिर्फ दो कंडीशन थी, अब मेरे पास चार कंडीशन है। अब ये क्या होगा, जब भी मैंने ये डोनर जो है मैं अगर अभी इसका वेरिएबल में ओल्ड, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले इफ को चेक करेगा, क्रैश तो नहीं है, फिर क्या करेगा, इसको चेक करेगा, ये भी नहीं है, फिर इसे चेक करा, ये भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो ये एल्स के अंदर भेज देगा। मतलब कुछ भी अगर ट्रू ना हो Sir, तो एल्स भाई वो हो गए। हम्म, I have a question. बोले बोले What बोले। if we do not put this else in the nested if else condition? इसमें कोई मसला नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। मैं अगर एल्स नहीं लगाऊंगा तो कोई इशू नहीं होगा। बस ये होगा कि मेरी, ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी नेस्टेड इफ एल्स के अंदर लगाते हैं तो हमें जो है एक बैकअप के लिए कोई बिठाना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो बैकअप के लिए लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसमें बाय स्कोर कुछ भी ना करूँ, ठीक है, मतलब कि एल्स नहीं लगाऊं, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कोई एरर आ गया या कोई भी ऐसी चीज़ आ गई जिसमें कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी, फिर बाय स्कोर क्या होगा, फिर तो बाय स्कोर कुछ भी नहीं होगा, तो वो आगे जाके मुझे एरर दे देगा। अगर मैं इसको ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, रन तो हो गया, लेकिन अब मेरे ख्याल में बाय स्कोर में ये इशू कर देगा अगर उसके पुराने वेरिएबल सेव नहीं होते तो। इसके लिए बेसिकली कंपाइलर रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि बाय स्कोर नहीं लिखा है। या इसमें से एक काम करते हैं, एक एक ई खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखें क्या होगा। ये कह रहेगा कि जो है वेरिएबल नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू दी भी है, लेकिन ये क्या कह रहा है, वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारी कंडीशन इसने चेक कर ली हैं, इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुई। तो अब क्या कर रहा है, इसने वेरिएबल कास्ट ही नहीं करा, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं डाली, लेकिन अब मैंने एल्स लिखा हुआ है एज अ बैकअप कि चलें कुछ भी नहीं हो तो ये कर देना। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ और दोबारा मैं इसे रन करूँगा तो ये देखें इसमें जीरो आ गया। तो एल्स जो है लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक गुड हैबिट है। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो एल्स लगाना इज अ गुड हैबिट, ताकि आपके जो है कोड के अंदर कोई भी फ्लॉ हो, कोई भी बग हो, तो वो ट्रेस हो सके, वो ट्रैक हो जाए कि वो कहाँ पर है। तो इस तरीके से फिर हम एल्स लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें नंबर पास करूँ, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ लिख सकता हूँ, कोई भी ऐसी टर्म लिख सकता हूँ जिसको मुझे आगे इस्तेमाल करना है। मुझे इसमें ये पता चल जाएगा कि मेरा जो है इशू कहाँ पर है। तो एल्स जो है वो ऐसा गुड हैबिट। क्लियर?
Like we could say it is a default condition like a switch statement. जी बिल्कुल, स्विच की तरह भी ले सकते हैं। पाइथन में आई ये गेस स्विच 3.9 के बाद आया है। अच्छा, इसमें मैं एक अभी चीज ऐड कर दूं, मतलब मैं ये भाई ने स्विच स्टेटमेंट का कहा जी, बिल्कुल स्विच स्टेटमेंट में जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आप होती है ना, उसके अंदर उस तरीके से हम इसको मैप कर सकते हैं एल्स स्टेटमेंट को। बेसिकली जब आपके पास, सब आसान एग्जांपल ये हो जाएगी कि इफ एल्स को समझाने के लिए, आपके पास जब दो चॉइसेस होती हैं जिंदगी में, कोई या तो ये या तो ये, कुछ किसी भी मामले में, ठीक है, तो आप एक स्टेटमेंट सिर्फ इफ की लगाएंगे, उसमें कंडीशन। जब आपके मल्टीपल चीजें हैं ना, फॉर एग्जांपल आप किसी होटल पे गए और वहां पर बहुत सारे चीजें हैं खाने के लिए, ठीक है, तो उसके साथ में उसकी प्राइसेस हैं। अगर आप ये लेंगे तो आपका बिल इतना है, अगर आप ये लेंगे तो इतना है, तो उस तरीके से चलता जाएगा। डिफॉल्ट के अंदर आप एक चले जाएंगे कि डिफॉल्ट में सबसे सस्ता, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में हम ये लिख देते हैं कि सबसे सस्ता ये है, तो भाई ये लेना। एक स्ट्रक्चर बना लें हम, फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है ये बात? Yes, sir, clear. ओके, तो आगे बढ़ें फिर। ओके, अच्छा, अब इफ एल्सिफ और एल्स के अंदर हमारा जो है चक्कर यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब जो है हम आगे इसको इस्तेमाल करेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल एप्लीकेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह दूसरी कंडीशंस के अंदर और एंड होते हैं, बेसिकली दो के अंदर किसी भी दो चॉइसेस होती हैं, जब भी मेरे पास या तो ये या तो ये, तो उनके बीच में और एंड भी लगता है, ठीक है। अच्छा, और का मतलब क्या होता है कि जितनी भी कंडीशंस हैं यहाँ पर, उनमें से कोई भी एक ट्रू होगी तो ये सबको ट्रू कर देगा, या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, तो ये इसे ट्रू बोल देगा। एंड का मतलब ये होता है कि ये भी ट्रू होना जरूरी है और ये भी ट्रू होना जरूरी है। अभी सिर्फ आप इसको ये देखते हैं, सिर्फ और एंड क्या, और क्या कर रहा है कि और से पहले जो भी चीज लिखी हुई हो वो, और के बाद जो भी चीज लिखी है वो, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो इसे ट्रू कहते हैं, ठीक है। और एंड का मतलब ये होता है कि पहले वाली भी मेरी ट्रू हो और दूसरी वाली भी मेरी ट्रू हो, ठीक है। अगर मैं इसे ये कर दूं तो ये इसे फॉल्स कह रहा है, ठीक है। अब मैं कहूँ, अच्छा पहली कंडीशन इसमें क्या है कि वन जो है वो वन के बराबर नहीं है, ठीक है, ये तो बेसिकली मैं गलत ही बोल रहा हूँ, तो इससे भी, लेकिन क्या है इसमें और लगा हुआ है, और स्पीसीज डबल डॉग भी है, ठीक है, ऊपर जो हमने स्पीसीज डिफाइन कर ली। सेकंड थिंग, इसमें मैंने अभी भी वही लिखा हुआ है, इसमें इसने ट्रू कैसे दे दिया, क्योंकि ऊपर जो स्पीसीज वेरिएबल है उसमें बेसिकली डॉग ही होगा, ये रहा, मैंने यहाँ पे कोई डॉग डिफाइन करा हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें कह रहा है कि वन जो है वो वन के बराबर नहीं है, इसके साथ साथ स्पीसीज भी डॉग है, तो इसे कहती है फॉल्स, इनमें से कोई एक चीज फॉल्स है। अब मैंने यहाँ पे दोनों चीजें सही कर दी, ये भी सही कर दी और ये भी सही कर दी, तो अब देखते हैं, अब ये दोनों को ट्रू कह रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो हम जो है इसके अंदर एंड लगाते हैं। तो वो किस तरह होता है, टेस्ट केसेस उसके मैंने कुछ बनाए नहीं है, वरना वो भी हम आपको डिफाइन करते हैं। अब ऊपर वाली जो कंडीशन है, इसको आप जो है और के अंदर भी लिख सकते हैं, मल्टीपल और लिख सकते हैं इसके अंदर, तो वो काफ़ी लंबा होता गया है। तो सिंपल बस यही समझें कि और है, इसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो इंशाल्लाह आगे देख करें। अच्छा, यहाँ तक कोई भी इशू किसी को भी किसी भी हवाले से, क्योंकि अब बिल्कुल ही अलग टॉपिक शुरू होने वाला है, डाटा स्ट्रक्चर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि डेटा स्ट्रक्चर बोला है तो पहली बात घबराना नहीं है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर से सही है, सिंपल बस कि आप अब इन डेटा को इस तरीके से स्टोर करना है, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। बिल्कुल। But sir, Python में data structures I don't think so होते हैं, ये sequence data types नहीं है हमारे पास। सर, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का जो एक कॉन्सेप्ट जो है ना, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की। यहाँ पे वो डेटा टाइप्स हैं जो मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करके रखता है। जब आप बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की, कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, तो एक एरे, डिक्शनरी, ये एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है थ्योरेटिकल सेंस से सोचें तो। Yes sir। अच्छा, ठीक। बहुत सिंपल इसको यही ले सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, सर ये वो ठीक डेटा है। स्ट्रक्चर थ्योरी वाला तो नहीं है जो कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये नहीं, वो नहीं, घबराना नहीं है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था, ठीक है, वो नहीं है। बिल्कुल।
ये बिल्कुल एक सिंपल है और ये सारा प्रैक्टिकल है, इसमें हम आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये है कि अगर कहीं फंसेंगे तो खुद ही मदद कर देंगे, ये कोई पेपर की तरह नहीं है कि आपके नंबर कटेंगे। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से इस तरह ले सकते हैं कि जिस तरह एक डाटा टाइप्स होती हैं, वो क्या कर रहा है, हर किसी की टाइप बता रहा है। अब मुझे मल्टीपल जो है वो डाटा टाइप्स एक जगह स्टोर करनी है, एक जगह इस्तेमाल करनी है, तो उसका कोई तरीक़ेकार होगा। तो उसकी जो डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं वो यहाँ पर हम लोग देखें। अच्छा, पाइथन में जो है उसे लिस्ट कहते हैं, ठीक है। लिस्ट और एरे, दूसरी लैंग्वेजेस में एरे होती है। इनमें जो है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो बाद में कभी पूछ लीजिएगा या भी बता दूँ, लेकिन वो थोड़ा सा अलग ऑफ टॉपिक होता है। अच्छा, लिस्ट क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में मैं जितनी भी वैल्यूज लिखता हूँ डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, कॉमा सेपरेटेड, तो सारी एक जगह स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। दोबारा, जब भी मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज लिखना चाहता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, और उन सबको मैं जो है एक वेरिएबल है नंबर्स के अंदर डिफाइन कर दूँ, तो सब नंबर्स एक जगह मेरे पास पैक होकर आ रहे हैं। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई 1 का वेरिएबल लिखूँ और उसमें 1 डालूँ, ठीक है, 2 का लिखूँ और फिर उसमें 2 डालूँ। इस तरह मैं कितने करूँगा, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन मैंने जब इसको पैक कर दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर सेपरेटेड, तो ये सब उसके अंदर जाकर सेव हो गए, एक ही वेरिएबल नंबर्स के अंदर सब जाकर सेव हो गए। अब जिस तरह मिक्स थिंग्स है, ठीक है, उसके अंदर मैंने 1 भी लिखा हुआ है, बॉब भी लिखा हुआ है, नाउ इस भी लिखा हुआ है। इसके अलावा इसकी कोई वैसे लिमिट नहीं है, मैं आगे और भी चीज़ें लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको लिख दी तो एक जगह मिक्स थिंग्स में आके ये सेव हो, ठीक है। अच्छा, सेव तो हो गई, इसको फिर हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? फिर उसके बाद आती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या करता है कि जो लिस्ट के पीछे जाके एक इंडेक्स उसका स्टोर कर देता है, उसका एक एड्रेस होता है कि इस लोकेशन पर ये रखा हुआ है, ठीक है। पाइथन में वो इंडेक्सिंग 0 लोकेशन से होती है। अब क्या है, जिस तरह मेरे पास ये लिस्ट है और ये तकरीबन 3 है इसके अंदर, तो इसकी जो लोकेशन भी 3 होंगी। जिस तरह मेंबर्स 3 होते हैं तो उनकी लोकेशन भी 3 होती है। तो तीनों मेंबर्स की लोकेशन क्या होगी, वो ये होगी कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 लोकेशन पर 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 0 लोकेशन पर मेरे पास आ गया 1। फिर बॉब जो है वो मेरी फर्स्ट लोकेशन पर है, ठीक है, और नाउ इस जो है वो मेरी दूसरी लोकेशन पर है। तो इंडेक्सिंग बेसिकली लोकेशन मुझे बताती है किस लोकेशन पर क्या चीज़ रखी हुई, ठीक है। अब मैंने लिखा मिक्स थिंग 0, मैंने कहा कि मिक्स, अच्छा इसको कॉल करने का तरीका क्या है कि मिक्स थिंग्स लिखा जो मेरे पास वेरिएबल था और उसके ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा दिया उसी के एंड में, और इसके अंदर जो है मैंने इंडेक्स उसका दे दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि इन मिक्स थिंग के 0 पे क्या रखा हुआ है, तो इसने कह दिया 1 पर 1 रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाके अगर चेंज कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ नेम, इसे रन करता हूँ और मैं दोबारा आता हूँ कि 0 पे क्या रखा हुआ है, तो इसने बता दिया नेम रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 0 तो हो गया सबसे फर्स्ट वैल्यू। पाइथन आपको ये भी बेनिफिट देता है कि आप जो है -1 लिख के सबसे लास्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली एक पूरा दूसरी लैंग्वेज का लूप नहीं लगाना पड़ेगा, उसकी लेंथ नहीं बतानी पड़ेगी। मैं -1 लिखूंगा तो वो पीछे से आएगा, यहाँ से शुरू होगा, -1 ये होगा, -2 ये होगा, -3 0 होगा। तो इस तरीके से इसको देखता है। मैं से कहूँगा कि भाई सबसे आखिर में क्या रखा हुआ है, तो इसके अंदर नाउ इस। अब मैं अगर नाउ इसके बराबर में भी एक और वेरिएबल लिख देता हूँ, इस तरह फूड, ठीक है। अब मैं इसको अगर -1 वाली वैल्यू चलाऊं तो ये बता देगा सबसे आखिर में मेरे पास फूड रखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब डाटा स्ट्रक्चर्स को और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एडिंग एंड चेंजिंग एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मुझे सिर्फ ये थोड़ी करना है, सिर्फ सेव करके कॉल थोड़ी में करना है, मुझे इसमें चेंजेस भी तो लानी है, इसमें भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपेंड पे। अपेंड क्या करता है, वो उसके अंदर चीज़ें ऐड करते रहता है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर मैं लिखूँ मेरा वेरिएबल का नाम और उसके अंदर उसका एक एट्रीब्यूट है डॉट अपेंड, लिस्ट इज सेम एज एरे, नहीं, बेसिकली लिस्ट जो है वो सेम नहीं है एरे के। एरे क्या होती है, उसके अंदर सिर्फ हम एक ही डेटा टाइप की चीज़ डालते हैं, ठीक है। अगर मैं जो है एक एरे बनाता हूँ और वो इंटीजर्स की होगी तो उसमें सिर्फ इंटीजर्स ही जाएंगे, लेकिन पाइथन की जो लिस्ट होती है उसमें मैं मल्टीपल डाल सकता हूँ। अगर आपने ये देखा, इसमें मैंने स्ट्रिंग सारी डाली हुई है, ठीक है, और मैं इसके अंदर आखिर में अगर 1 डाल दूँ, एक इंटीजर डाल दूँ और एक फ्लोट भी डाल दूँ, तो पाइथन कुछ नहीं कहता,
ये बोलता है कि सबको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ये किसी को नहीं बोलता, ये जो है ना रेसिज्म नहीं फैला एक तरह से, ये हर किसी को सेव कर लेता है अपने अंदर। तो लिस्ट और एरे में बेसिकली मेन फर्क तो ये है कि लिस्ट हर तरह के डेटा टाइप के अंदर जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और एरे जो होती है वो एक ही तरह की डेटा टाइप को स्टोर करता है। सेकंड और मेन डिफरेंस क्या होता है, कि बाकायदा उसके अंदर भी इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि मेन डिफरेंस क्या है, वो ये होता है कि एरे जब भी स्टोर होती है पीछे मेमोरी के अंदर, तो वो जो है एक साथ सब चीज़ों को स्टोर करता है, एक ही इंडेक्स अंदर स्टोर करता है। और लिस्ट क्या करते हैं, वो अलग अलग प्लेसेस पे करते हैं। ये बेसिकली थ्योरी बेस है, आप बोर हो जाएंगे तो उसको भी रहने देना, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट के अंदर मुझे कोई भी चीज़ ऐड करनी है, तो अब ज़रूरी थोड़ी मैं इधर जाके चेंज करूँ, ठीक है। मैं अलग तरीके से भी, मैं इसमें जो है एक एट्रीब्यूट है डॉट अपेंड आया, उसी तरह उसका ब्रैकेट आया, उसके अंदर मैं वैल्यू दे दूँगा, तो इसके अंदर अपेंड करवा देगा, मिक्स थिंग्स के अंदर आकर न्यू भी आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरी लिस्ट कितनी बड़ी हो गई, 1 0 और दोबारा उसके अंदर न्यू भी आ गया। अब मैं लास्ट एलिमेंट देखता हूँ, लास्ट एलिमेंट क्या है, तो कह रहा है न्यू, ठीक है। फिर इंसर्ट आता है, इंसर्ट क्या करता है, वो लोकेशन भी बताता है कि इस लोकेशन पे जाके डालो उसको, ठीक है। इंसर्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, इसमें दो चीज़ें मुझे इनपुट देनी पड़ेंगी, सबसे पहले उसकी इंडेक्स, और सेकंड थिंग जो मुझे स्टोर करवाना है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले कहा कि भाई 0 के अंदर जाकर वॉशिंगटन को स्टोर करवा दो। अभी इसने किस में जाके स्टोर करवा, -1 के, जो मैं ऊपर देख भी सकता हूँ, -1 के अंदर स्टोर है। अब मैंने इसको जो है ये करा। अच्छा, अब मेरी लिस्ट देख लें इसमें, और अब मैं जो लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ उसमें देखें क्या फर्क, इसमें 0 के अंदर लाके वॉशिंगटन को स्टोर करवा दिया, और बाकी सब जो थे उनको आगे खिसका दिया, उनको एक एक आगे आगे वाला इंडेक्सिंग पकड़ा दी, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ मिक्सिंग 0, तो ये कह रहा है 0। अब मैं इसमें जो है मिक्सिंग 1 कर देता हूँ, करके देखते हैं। तो उसके अंदर जो है ये क्या कर रहा है, नेम ला रहा है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ बताएं, मिक्स थिंग अगर मैं -2 करूँगा, बल्कि -3 करता हूँ, तो क्या ये प्रिंट करेगा आप लोग के ख्याल में? वन, ओके, थर्ड लास्ट, तो -1 -2 -3 देख लेते हैं। 1 प्रिंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये -1 था, ये -2 था, और ये -3 है लोकेशन वाइज। जब मैं पॉजिटिव चलता हूँ तो मैं यहाँ से चलता हूँ, और जब नेगेटिव चलता हूँ तो लोकेशन यहाँ से आगे आगे बढ़ता है। अच्छा, इंडेक्सिंग स्टार्ट 0 से होती है पॉजिटिव वे में, लेकिन नेगेटिव वे में -1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये तो आप लोग को भी अंदाजा होगा। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया था ये ऊपर, बिल्कुल हसान अली कह रहे हैं कि क्या लिस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डेटा टाइप के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। हम अगर इफ लगा दें उसके ऊपर, और मैं जो है ये लिख दूँ, चलें ये इसको एज एन असाइनमेंट कर लें। मैं आपको जो है थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप सबसे पहले उसकी टाइप चेक करेंगे, इफ लगाएंगे और टाइप चेक करेंगे। अगर उसकी टाइप जो है वो इंटीजर होती है तभी अपेंड हो, एल्स के अंदर फिर हम कर देंगे कि अपेंड ना हो। मैंने आपको पूरा कोड बोल दिया है, ठीक है। इसको भी एज ए टास्क लेना कि असाइनमेंट इसको करके आइएगा। मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप टाइप चेक कर लें, इफ अगर टाइप इसकी इंटीजर है तो आप अपेंड करवाएं, एल्स के अंदर आप उसको अपेंड ना करवाएं। इस तरीके से मैं जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ डेटा टाइप्स लिस्ट के अंदर। अच्छा, अब थोड़े से जो है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आ चुके हैं जो एज ए पाइथन डेवलपर आपको आने चाहिए। अब आ जाते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या है? अच्छा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले दूसरी लैंग्वेज को रिपीट करते हैं। जब भी मैं जो है वैल्यू लेता हूँ, मुझे दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, जावा के अंदर C++, जावा, उसमें मुझे लूप लगाना पड़ता है, ठीक है। इसमें मैं लूप लगाता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू लगाओ, उसके लिए फॉर लूप लगाना पड़ता है। पाइथन में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसमें सिर्फ लिखूंगा मिक्स थिंग्स, और मैंने कह दिया 2 से लेकर सारे, ठीक है, 2 से लेकर सारे उठा लाओ। तो ये देखें क्या करेगा, इंडेक्सिंग 2 से लेकर सब उठा लाएगा। देख लेते हैं 0 1 और 2। बॉब मेरा 2 हो गया, इसमें कह रहा है 2 से। फिर डबल कॉलन का मतलब है सब, मतलब बॉब से लेकर न्यूयॉर्क तक सब उठा लो, ठीक है। अच्छा, अब अगर कॉलन शुरू में लगता है
तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से शुरू हो और 3 पर जाके रुक जाओ, ठीक है। बेसिकली ये -1 के कैटेगरी से चलता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। स्टार्ट 0 से होता है ये, ठीक है, और एंड जो है जो हम नंबर देंगे उसका -1 है, ठीक है। जिस तरह मैं उसे कह रहा हूँ कि 3 पर जाके रुक जाओ, तो बेसिकली 3 पर रुक जाएगा और उसको 2 तक असाइन कर देगा। अब मैं इसको भी देख लेते हैं। इसने क्या करा, वॉशिंगटन से शुरू हुआ और बॉब तक चला, मतलब मैं कह रहा हूँ सारे उठा लाओ शुरू से नंबर 3 तक। तो 0, 1 और 2 उठाया और 3 पर आके ये स्टॉप होगी, तो n-1। अच्छा, अब मैं जो है अगर बीच की वैल्यू उठा लूँ कि मुझे बीच में से ला के दो, तो मैंने कहा सिर्फ 3 से 5 तक उठा लो। बेसिकली ये 5 नहीं है, 5 पे जाके रुक जाता है, इसका मतलब 3 और 4 उठाना। फिर मैं इसमें यहाँ पे 6 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 से लेकर 5 तक, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, तो मुझे 3 से लेकर 6 और ये 3 वेरिएबल इसमें है, ठीक है। 3 से लेकर 5 तक ये उठा कर ले आया। अच्छा, अब डिलीटिंग एंड रिमूविंग, ठीक है, इसको किस तरह करेंगे। पाइथन का जो है ये एक रिजर्व वर्ड है, DE है, डिलीट। मैं कहूँगा कि जो भी पहली इंडेक्स पे नंबर है, जो जो भी कुछ है उसे डिलीट कर दो, ठीक है। इसे मैं अगर रन करूँ और अब मैं मिक्सिंग प्रिंट करूँ, तो देखें इसने उसको डिलीट कर दिया। 1 पर क्या था अभी देख लेते हैं। यहाँ पर नेम था, 0 और 1 नेम था, इसने यहाँ पर जो है नेम को हटा दिया, डिलीट कर दिया, मेरे पास 1 हट गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इंडेक्सिंग से। अगर मुझे ऐसी चीज़ जो है रिमूव करनी हो जिसका मुझे नाम पता हो, जिस तरह मुझे यहाँ पे बॉब का पता है, ठीक है, या नाउ इस, मैं कह रहा हूँ अगर ये हो तो उसे डिलीट कर दो। तो इसके लिए मुझे लूप लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लिखूंगा मिक्स थिंग्स डॉट रिमूव और अंदर नाम दे दूंगा, तो ये बेसिकली उसमें से जाके रिमूव उसने कर दिया, ठीक है। मिक्स थिंग्स में से देख लेता हूँ, इसमें से बॉब भी हट गया, ठीक है। वरना दूसरी लैंग्वेजेस में हमें वहाँ जाके वहाँ भी लूप लगाना पड़ता है। अच्छा, अब आ जाते हैं पॉपिंग एलिमेंट्स पे, ठीक है। पॉप क्या करता है, सबसे लास्ट वैल्यू को रिमूव करेगा। पॉप सबसे लास्ट वैल्यू को रिमूव करेगा। मैंने लिखा मिक्स थिंग्स डॉट पॉप, तो इसने जो है न्यूयॉर्क को बेसिकली बताता भी है कि इसने किसको रिमूव करा है। मैं मिक्स थिंग्स पर आया, देखें मेरी लिस्ट कितनी छोटी हो गई, ऊपर से हम लोग डिलीट करते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं। डॉट पॉप करा, पॉप बता देगा कि मैंने किसको रिमूव करा है, और वो चीज़ रिमूव भी हो गई मिक्स थिंग्स से, ठीक है। अब मेरी लिस्ट बहुत खाली हो गई थी, तो मैंने उसे जो है दोबारा बहुत दफ़ा प्रिंट करवा दिया कि जो है मल्टीपल चीज़ें उसमें आ जाएँ। अब देखें दोबारा मेरी सारी बढ़ गई। अच्छा, अब लेंथ, लेंथ भी देख लेते हैं। लेंथ किस तरह, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी लिस्ट कितनी है, ठीक है। लूप लगाऊं नहीं, सिर्फ लेंथ का फंक्शन लगाऊंगा। मैं इसे लिखूंगा लेंथ, अंदर मैं लिस्ट वाला वेरिएबल दे दूंगा, तो मुझे बता देगा इसकी कितनी लेंथ है। अच्छा, पॉप, पॉप बेसिकली दूसरी लैंग्वेजेस में ये होता है कि सिर्फ पॉप होता है। पाइथन आपको ये बेनिफिट भी देता है कि पॉप के ऊपर अगर आप इंडेक्स लिख देंगे तो उस इंडेक्स से भी जाके रिमूव कर देगा, जरूरी नहीं है आप डिलीट पे जाएं, ठीक है। मैंने लिखा डॉट पॉप 3, मुझे ये बता देगा इसने 1 को रिमूव करा है। मैं देख भी लेता हूँ, एक दफ़ा देख लेता हूँ मिक्स थिंग्स में 1 रिमूव है, हाँ भाई रिमूव है, यहाँ से इसने 1 को हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसकी लेंथ चेक कर लेता हूँ, 8 हो गई। पहले इसकी लेंथ कितनी थी, 9 थी, अब इसकी लेंथ 8 हो गई, ठीक है। बस इतना, इतनी लिस्ट बहुत है भाई, आप इतनी लिस्ट से पूरी डेटा साइंस कर सकते हैं। इसके अलावा बल्कि ये भी थोड़ी ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। अब टपल्स पे आ जाते हैं। टपल्स, टपल्स क्या होती है, वो बेसिकली लिस्ट ही होती है, लेकिन वो सर्कल से शुरू होती है, ठीक है। लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होती है, ये जो है हमारी सर्कल से शुरू होती है। अब लिस्ट और टपल में कोई फर्क बताएगा, दोनों में फर्क क्या है, कमेंट्स में देख रहा हूँ, अगर कोई बता सके तो लिस्ट और टपल में क्या फर्क होगा। एग्जैक्टली, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि टपल के अंदर नाम एक दफ़ा जब ये डिफाइन हो गई, तो उसके बाद मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, दोबारा मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। जो बन गई वो बन गई, ना इसमें से कोई चीज़ डिलीट होती है, ना इसमें कोई चीज़ ऐड होती है। तो जो चाहे अपेंड और पॉप डिलीट वगैरह वो सब आप टपल के लिए, लिस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। डॉट और टैब भी दबा दूँ तो इसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, टपल कहाँ इस्तेमाल होती हैं, जब भी हमें जो है एक दफ़ा डाटा एंट्री करनी हो कि ये स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े, ठीक है। एक स्कूल के एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्कूल के अंदर एक बच्चे ने एडमिशन लिया। अब ये डाटा जो है मुझे कभी रिमूव नहीं करना, ना इसमें कुछ एडिट करना है। मुझे पता है कि एक स्टूडेंट आया था,
ठीक है, तो मैंने टपल में डाल दिया और उसको मैंने अपने डेटा सेट में या फिर पीछे फाइल में सेव कर लिया। अब वो डाटा कभी रिमूव नहीं होगा, ये रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना एडिट करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमने ऊपर स्लाइसिंग वगैरह करी हैं, उन सब में तो हमें लूप की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन लूप्स एग्जिस्ट तो करते हैं एग्जैक्टली, तो वो किस तरह करते हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। मैंने जो है इसमें एक क्लीनेस्ट सिटीज़ का नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें मल्टीपल सिटीज़ डाल दी। ठीक है, सिंटैक्स इसका देख लेते हैं, फॉर, फिर उसके बाद एलिमेंट, पर एलिमेंट, इन और लिस्ट। कैसे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा फॉर, और यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल लिख दें जो उसको जो है मतलब कि टाइप करे, जिसके अंदर वेरिएबल उठ कर आए एक एक करके। फिर मैं डालूंगा इन भी रिजर्व वर्ड है, और फिर क्लीनेस्ट सिटीज। अच्छा, फॉर, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, आपको इसी तरह लगे जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। फॉर अ क्लीन सिटी इन क्लीन सिटीज इन क्लीनेस्ट सिटीज, इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लीन सिटी उठाओ, ठीक है, क्लीनेस्ट सिटीज के अंदर से। ठीक है, सिंपल इंग्लिश है। तो ये क्या करेगा, एक एक करके जाएगा, एक क्लीन सिटी उठाएगा और उसको प्रिंट करेगा, अगली क्लीन सिटी उठाएगा उसको प्रिंट करेगा। फॉर लूप पे इस तरह यहाँ पे वर्क करते हैं, तो मैं इसको देख भी लेते हैं। देखा, एक एक क्लीन को उठाया, एक एक सिटी को उठाया इसने और आकर प्रिंट कर दिया। कितना आसान है इसका सिंटेक्स, फॉर अ क्लीन सिटी इन क्लीनेस्ट सिटीज। ठीक है, फिर मैंने कहा कि एक सिटी टू चेक, सिटी टू चेक एक वेरिएबल ले लिया, मैं बोला ये चेक करनी है मुझे कि ये सिटीज एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती। तो मैंने कहा भाई फॉर अ क्लीन सिटी इन क्लीनेस्ट सिटीज। ठीक है, एक एक करके क्लीन सिटी उठाओ, क्लीनेस्ट सिटीज के अंदर चलो। फिर मैंने कहा कि सिटी टू चेक अगर बराबर है आ क्लीन सिटी के। कैसे, सिटी टू चेक ये रहा, ठीक है, अगर ये आ क्लीन सिटी में है तो लिख दो इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज, वरना लिख दो नो। ठीक है, अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इसने सबसे पहले जो है किसको उठाया, चियन को उठाया। ठीक है, उसमें इसमें लिख दिया नो वन। फिर सेंटा फे आया। ठीक है, सेंटा फे आया, ये एग्जिस्ट करती थी तो इसने कह दिया हाँ भाई एग्जिस्ट करती है। फिर बाकी टक्सन, ग्रेट फॉल्स और होनोलुलु जो भी हैं सिटीज़, वो उनके सारे नो वन नो वन नो वन कर। तो जो सिटी उसको मिल गई उसके उसने प्रिंट कर दिया और बाकी के अंदर एल्स कर दिया। अब मैं एल्स को इसमें रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ये सिर्फ तभी प्रिंट करेगा जब इसके बाद ट्रू होगी, बाकी एल्स की कंडीशंस में ये प्रिंट नहीं कर रहा। तो एल्स बेसिकली मुझे यहाँ बेनिफिट दे रहा है ना लगाना, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रिंट नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ जब आए सिर्फ तभी प्रिंट हो, उसके अलावा प्रिंट ना हो। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं रेंज। रेंज क्या करेगा, अच्छा दूसरी लैंग्वेज में जिस तरह होता है कि मैं बेसिकली एक फॉर लूप लगाता हूँ जो 10 तक चले, तो यहाँ पे मुझे वो इस तरह करता है। ठीक है, मैंने कहा फॉर आई इन रेंज 5, 5 तक चला दो, तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 4 तक चला देगा। अच्छा, यहाँ पे भी इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है फ्रॉम 0 टू -1। अगर आप शुरू की लिमिट नहीं देते तो ये जो है -1 तक चलाएगा, लेकिन अगर हम गिनने जाएं तो ये बेसिकली 5 ही है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने जो रेंज दी थी उसने उसी हिसाब से प्रिंट करा है, लेकिन वो 0 से स्टार्ट थी। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ, रेंज दे दी मैंने 1 to 5 के 1 से लेकर 5 तक करो। अब ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा 1 से और एंड करेगा n-1, मतलब 5 से एक कम। तो 1 2 3 4, बस यहाँ पे आके इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये रेंज का फंक्शन हो गया। अच्छा, रेंज एक और चीज़ हमें यहाँ पे लाता है, वो आती है बीच की स्पेसिंग, इतने इतने गैप की बात करो। दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो है, तो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो है हमें इवन और ऑड के फंक्शन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई 0 से स्टार्ट हो, 10 तक चलो और बीच में दो दो स्पेस छोड़ते जाओ। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इसको प्रिंट करूँगा ये इवन नंबर सारे प्रिंट कर देगा, जितनी भी मैं इसकी रेंज दूंगा सबको, क्योंकि वो दो दो स्पेस की बात कर रहा है। क्लास इंशाल्लाह डेढ़ डेढ़ घंटे की है, 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी, 10 बजे तक कोशिश करेंगे कि ऑफ करें। आज क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, या हम थोड़ा सा जो है वो फास्ट चल लेते हैं आई गेस। क्या कहते हैं फिलहाल, थोड़ा फास्ट चलें? अगर सब हैं कंफर्टेबल और समझ आ रही हैं चीज़ें, तो अगर हम थोड़ी पेस फास्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों का आउटपुट चाहिए इसमें।
ये थोड़ी चीजें नीचे क्योंकि रह फिर हम जो है सिर्फ लॉजिकल चीज़ें करेंगे, ठीक है, हाँ, लॉजिकल no चीज़ें problem। करेंगे और फाइल दे देंगे तो आप अपने पास भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलें ठीक है, ओके, सही है सही है। चलने थोड़ा फास्ट चल लेते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है मुझे 2 का टेबल करना था, तो ये यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे जो है इवन नंबर इसने प्रिंट कर दिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि 1 से स्टार्ट हो और 2 के डिफरेंस से चलते जाओ, तो ये इसने ऑड कर दिया। इसी के अलावा फिर मैं कहा कि 0 से लेकर 50 तक चलो और 5-5 के डिफरेंस से चलो, तो ये पूरा 5 का टेबल आ गया। तो इसी तरह जो है टेबल्स इसके अंदर आसानी से फॉर्म हो गए। बाकी ये जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए नेस्टेड फॉर लूप्स, एक लूप के अंदर एक और लूप, उसे हम नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं जी। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी आपको जो है वो अवेलेबल होगी। जैसे ये क्लास खत्म होगी तो हम इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देंगे, उसका लिंक भी आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप चलाया और हर एक उस लूप के अंदर 5 और चलाए, ठीक है। अब क्या करा, मैंने कहा कि फॉर आई इन रेंज 5, ये तो मुझे पता है कि 0 से लेकर 4 तक प्रिंट कर देगा, लेकिन जैसे ही मेरे पास पहला एलिमेंट आए 0, तो उसके बाद जो है तुम 3 दफ़ा और चलो, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करा, जैसे ही वो शुरू हुआ मैंने कहा कि आई प्रिंट कर दो, फिर उसके अंदर एक और लूप लिखा, कॉलन डाला, और मैंने जिस तरह बताया था कि 4 की स्पेसिंग दी, यहाँ पे तो 4 की स्पेसिंग आ गई क्योंकि ये भी फॉर लूप के अंदर है। फिर इसके बाद 8 की आ गई क्योंकि ये इस लूप के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग आ गई और मैंने इसको दे दिया स्पेसिस प्रिंट कर दो, कॉमा और जे। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है, सेपरेटिंग प्रिंट बाय एडिंग, यहाँ पे दो चीजें एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पाइथन मुझे ये देता है कि कॉमा सेपरेट कर लो और मल्टीपल चीजें प्रिंट कर लो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, किस तरह लूप चल रहा है, सबसे पहले 0 चला, 0 के अंदर 3 चले, फिर 1 चला, 1 के अंदर 3 चले, 2 चला, 3 उसमें भी 3 चले, जितने जितने मैं दे रहा हूँ हर लूप के अंदर ये 3 बार और चले, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है एक बहुत ही मशहूर हमारे असाइनमेंट्स में होता है कि स्टार एक प्रिंट करना है, तो इसकी एक लॉजिक है। अब इस लॉजिक के अंदर आपको खुद गैस करना है कि इसमें लॉजिक क्या लगेगी, ठीक है। ये i+1 हो रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है, वो आप किस तरह करेंगे, हर एक के बाद आप जो है ना यहाँ पे कमेंट लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आई जो है वो 0 आया, ठीक है, तो ये कितनी बार चलना चाहिए, 0+1, मतलब कि जे जो है वो 1 है अभी, ठीक है। फिर अगली लाइन के अंदर आ जाते हैं, अगली लाइन के अंदर आए, अब आई जो है वो 1, ठीक है। तो जे क्या है मेरा, J+1, मतलब जे अब 2 बार चलेगा, ठीक है। फिर तीसरे लूप में आया मैं, तीसरे लूप में मेरे पास I2 है और जे मेरे पास हो जाएगा 2+1 मतलब 3। तो सबसे पहले जो है ये एक दफ़ा चला, ये एक आ गया, ठीक है। फिर 2 दफ़ा चला तो 2 आ गए, फिर तीसरी दफ़ा चला तो 3 आ गए, इस तरह करके ये हाफ स्टार बना। अब यहाँ पर जो है आप इस कैपेबल हो चुके हैं कि आप टास्क 1 कर सकते हैं, ठीक है। टास्क 1 जो है वो क्या है, वो इस फाइल के एंड में, क्योंकि हम जो है जब फाइल शेयर करेंगे तो आपको खोलनी भी होगी फाइल। उसके बाद जो है जब आप फाइल खोलेंगे तो उसके आखिर में टास्क है, ताकि हमें ये पता चले कि हर किसी ने फाइल तो खोल ली है, वरना असाइनमेंट बता देंगे तो असाइनमेंट तो सबमिट हो जाएगी, फाइल नहीं खुलेगी, ठीक है। अच्छा, इनपुट देख लेते हैं जल्दी से, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इनपुट किस तरह लेते हैं। इनपुट का एक फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर मैं डाल दूंगा सिर्फ स्ट्रिंग जो मुझे लिखना हो, बस ये इनपुट ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया, मैं इसको दे देता हूँ इंटरसिटी कराची, तो मैंने कर दिया एंटर, तो ये बेसिकली इसमें जाके वो हो गया। अब मैं इसको किसी वेरिएबल में कैसे सेव कराऊंगा, प्राइस, प्राइस नाम का वेरिएबल लिया और मैंने उसके अंदर इनपुट दे दिया एंटर प्राइस। तो जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ यहाँ पर निकल लिया 25 और एंटर किया तो ये प्राइस में जाके सेव हो गया। यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं, ये देखिए ये इसमें आ चुका है, ठीक है। अब डिक्शनरीज एक और डाटा टाइप है, डिक्शनरी बड़ी मजे की डाटा टाइप है, इसमें की और वैल्यू दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और उसी पे बंद होती है, कॉमा सेपरेटेड ये भी है, इसको थोड़ा सा मैंने खूबसूरत लिखा है, वरना इसको एक लाइन में यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, सबसे पहले की ली फर्स्ट नेम, उसके अंदर मैंने डेविड डाल दिया, फिर लास्ट नेम लिया, उसके अंदर एलियट डाल दिया, एड्रेस और एज, ठीक है। तो इसको यूँ भी लिख सकता था मैं, लेकिन इसको थोड़ा खूबसूरती से लिखा, तो कस्टमर के अंदर जाके सेव हो गया। अब कस्टमर के अंदर मैं जा रहा हूँ तो ये मुझे डिक्शनरी ला रहा है, पूरा मेरे सामने इसने प्रिंट कर दी। अच्छा, कस्टमर को अब मैं दे रहा हूँ कि सिर्फ फर्स्ट नेम मुझे बताओ, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, उसकी की दे दी, की दे दी फर्स्ट नेम, मुझे फर्स्ट नेम ये बता देगा कि डेविड है। तो मैं कहूँगा कस्टमर की एज कितनी है, ये कह देगा 50। अच्छा, ऐड न्यू डाटा, ऐड न्यू कैसे करूँगा, मैं कहूँगा भाई कस्टमर में जाओ और एक जेंडर नाम का वेरिएबल बनाओ, उसमें मेल डाल दो, ठीक है। रन करके देख लेते हैं, रन करा मैंने,
कस्टमर में गया तो आप देखें इसमें जेंडर भी आ चुका है मेल के नाम से। इसको अपने हिसाब से ये जो है आई गेस अल्फाबेटिकली ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर से ये जो है ऊपर नीचे करते हैं, उसमें मसला नहीं होता। लिस्ट में इस चीज़ का होता है लेकिन इसमें मसला नहीं होता। हसन अली स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे समझ में आ गया। मैंने एक नया जो है की बना दी जेंडर के नाम से और उसके अंदर मैंने डाल दिया मेल कस्टमर के अंदर, तो कस्टमर में ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं बुला रहा हूँ उसको कि जेंडर क्या है कस्टमर का, इसने बता दिया मेल। कोई भी डाटा अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, भाई मुझसे गलती हो गई, एज जो है बेसिकली उसकी 50 नहीं है 25 है। ठीक है, जवान लड़का है, पहले वजह बूढ़ा बना दिया। तो मैं से रन करूँगा, अब देखें डाटा अपने आप अपडेट हो गया। एज के अंदर उसने 25 दे दिया। अब देखें यहाँ पे एज में 50 था, इसने यहाँ पर 25 कर दी। ठीक है, इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं, 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। डिलीट, डिलीट का इसमें वही तरीकेकार है, डिलीट कस्टमर एड्रेस। मैंने कहा भाई एड्रेस की मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, वो डिलीट कर दो। जैसे हमने लिस्ट में डिलीट करी थी तो इसने यहाँ पर देखे इसको डिलीट कर दिया। एड्रेस नाम का कोई यहाँ पर की नहीं है। ठीक है, डिक्शनरीज की लूपिंग कैसे होती है, ये भी सब चीज़ें लिखा हुआ है। थ्रू वैल्यूज, मैंने ये लिखा फॉर ईच वैल्यू इन कस्टमर डॉट वैल्यूज। डॉट वैल्यूज का मतलब सारी ये वैल्यूज, ये समझ रहे हैं, ये की है, ये वैल्यूज है। ठीक है, मैंने लिखा कस्टमर डॉट वैल्यूज, एक लिस्ट बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूँ, कस्टमर एक डॉट वैल्यूज जो है ये मुझे एक लिस्ट रिटर्न करेगी। ठीक है, इसने देखें जैसे कर दिया, इसने सारी लिस्ट दे दी मुझे। फिर उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर फॉर लूप लगाया, मुझे सारी लिस्ट उसने दे दी एक एक करके। ठीक है, यहाँ पर उसने लिस्ट दी थी, यहाँ पर मुझे एक एक करके दे दी। फिर थ्रू कीज, कीज के थ्रू कैसे जाएंगे वो भी देखना है। सिर्फ कस्टमर डॉट कीज डालूंगा तो मुझे सारी कीज बता देगा कौन कौन सी कीज में, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है और जेंडर है। ठीक है, अच्छा थ्रू की वैल्यू, इसमें क्या होगा इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जब भी मैं लिखता हूँ कस्टमर डॉट आइटम्स, तो ये की उसकी वैल्यू दोनों को साथ लाता है, फर्स्ट नेम और डेविड, लास्ट नेम एलियट, एज और 25 और जेंडर और मेल। तो आप इसको देखिए कि इसको एज अ सेट ला रहा है ताकि हम इसको चेंज ना कर सकें, और इन पूरे की एक लिस्ट है। तो मैंने क्या करा, फॉर आइटम इन कस्टमर डॉट आइटम्स, एक एक आइटम उठा के ले आए। अभी ये दो दो आ रही है, ये क्या है, ये एक सेट है। तो मैंने क्या करा कि आइटम 0 लिया और आइटम 1 लिया, तो इसके अंदर क्या कर रहा है कि आइटम जो बेसिकली मेरे पास लास्ट आया था, सॉरी इसको थोड़ा सा जो लास्ट मेरे पास आइटम उठ के आया ये, उसमें जो 0 पर है वो जेंडर है और 1 पर जो है वो मेल है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, मेरे पास आ गया। तो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ ही है, कोशिश करते हैं। मैंने कहा फॉर ईच की कॉमा ईच वैल्यू इन कस्टमर डॉट आइटम्स, इसका मतलब जो होगा कि इसकी जो ये चीज़ है ये ईच की में जाएगी और ईच वैल्यू में ये चले जाएगा। तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ फॉर लूप के हिसाब से, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कस्टमर, फिर ईच की, इज और स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू। यहाँ पे मुझे टाइप कास्ट करना पड़ा ईच वैल्यू, क्योंकि जो है प्रिंट के अंदर जब भी मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ तो उसका स्ट्रिंग होना जरूरी है। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ, अगर आप लोग ये हटा के चेक करिएगा कि इससे क्या होता है। ठीक है, अब देखें इससे सब कर ली था। कस्टमर फर्स्ट नेम इज डेविड, कस्टमर लास्ट नेम इज एलियट, कस्टमर एज इज 25 एंड कस्टमर जेंडर इज मेल। टास्क 2, आप इस हिसाब से कैपेबल हो गए कि अब आप टास्क 2 भी कर सकते हैं। नेस्टेड डिक्शनरीज, ठीक है, एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बन सकती है, तो ये डिक्शनरी के अंदर मैं लिस्ट भी दे सकता हूँ और डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी देख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं जाऊँगा एक्सपर्टीज, तो जिस तरह एक कस्टमर है उसकी मल्टीपल एक्सपर्टीज हो सकती हैं, वो मैंने इसको लिस्ट के अंदर डाल दी। अब मैं एक्सपर्टीज में जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ये एक्सपर्टीज ला रहा है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी सबसे पहली एक्सपर्टीज क्या थी, तो ये आ गया मैथ, जिस तरह मैंने यहाँ पे डाला हुआ। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ प्रीवियस जॉब, कस्टमर जो आया था उसने कौन कौन सी पिछली जॉब करी हुई थी, हो सकता है उसने मल्टीपल करी हुई, तो उसकी एक डिक्शनरी बना दी कि उसने FOL के अंदर 5 साल की थी और NET के अंदर 2 साल की थी। तो मैंने उसको बुलाया कि भाई प्रीवियस जॉब और NET के अंदर उसने कितनी करी थी, उसने कह दिया 2 साल। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन फंक्शंस के अंदर। कोई भी चीज़ जिसको मुझे बार बार रिपीट करना हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे जो है ऊपर इस्तेमाल करी हो, उसको नीचे दोबारा इस्तेमाल करना है, कोड रिपीट नहीं करना होता, बेसिकली हमें कोड के अंदर लाइंस उसकी सेव करनी होती हैं, तो वहाँ पर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह ये एडिशन है। अब मैं हर जगह ये टोटल के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नंबर थोड़ी लिखने जाऊँगा, तो इसका बेसिकली बेनिफिट क्या होगा, ये तो चले मैंने लिख दिया, लेकिन अब मैं बाहर इसको दोबारा यूज़ कैसे करूँ, दोबारा लिखूँ नहीं, इसका एक फंक्शन बना दूंगा।
फंक्शन का हमारे पास किस तरह होता है, सबसे पहले डेफ का कीवर्ड आता है, फंक्शन का नाम आता है और उसका ब्रैकेट आता है, ताकि ये इसको डिफाइन कर सके ये फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर मैंने दे दिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल और प्रिंट टोटल। अब मैं इसे कहीं भी कॉल करूँगा, ठीक है, कॉल करने का भी देख लें, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐड नंबर्स, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा मैंने जो है इसके अंदर ऐड को वो कर दिया, तो ये इसके अंदर आई गेस ऐड के वेरिएबल में मैंने ऐड नंबर सेव कर दिया, ठीक है, तो उसने वहाँ पर इसको सेव कर दिया। अच्छा रिटर्न, रिटर्न क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है उसको रिटर्न कर देता है। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अब मुझे प्रिंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें देखें ऐड के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ ऐड को, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैंने फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं लिया, मैंने सिर्फ प्रिंट कर दिया है। ये जो मेरा फंक्शन है इसमें प्रिंट करा हुआ है, मैंने प्रिंट लिखा हुआ है, तो इसे 5 नंबर प्रिंट कर रहा है, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करना। अब मैंने इसे कहा कि ऐड में क्या है, इसने बोला कुछ भी नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई रिटर्न करना टोटल। तो सब तो सही है, जो भी तुम ऊपर कर रहे हो वो सही है, साथ साथ रिटर्न भी कर देना। अब मैं इसको मैंने ऐड चलाया, अब मैं ऐड में देख रहा हूँ तो मुझे ये 5 दे रहा है, क्योंकि उसने जो है वो रिटर्न कर दिया। तो सॉरी मैंने इसे रन नहीं करा, इसने ऐड में 5 दे दिया। इनपुट कैसे लेंगे एक फंक्शन में, वो भी लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वेरिएबल से लिखा, इन दोनों को मैंने प्लस करा और रिटर्न करवा दिया। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी नंबर दूंगा तो ये मुझे उसका फंक्शन रिटर्न करके दे देगा। तो इसी तरह ये इवन चेक है, कि अगर ये चेक करता है कि आया जो नंबर है वो इवन है, तो ये बोल देगा ट्रू, वरना बोल देगा फॉल्स, ठीक है। ये फंक्शंस लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें यही होता है कि कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर लिखा जाता है वो ग्लोबल होता है, उसको मैं फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, और कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर है, ठीक है, उसे मैं बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैंने ऐड के अंदर डाल दिया, ठीक है, ये 2 नंबर ऐड कर दिए, आई गेस इसका आंसर 10 है, ठीक है। फिर मैंने कर दिया प्रिंट ऐड, ऐड को प्रिंट करो, इस वेरिएबल को प्रिंट करो, और उसके अंदर मैंने ये वेरिएबल का नाम भी दे दिया, ठीक है। तो अब ये प्रिंट तो नहीं कर रहा, इसको कॉल करते हैं, मैंने इसको कॉल करा तो ये क्या कर रहा है, ऐड को जाके प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, वो ऐड में सेव हो गया, ठीक है। फिर वही फंक्शन तो यहाँ पे डिफाइन हो गया, फंक्शन को मैंने कॉल करा तो ये मुझे 15 प्रिंट कर रहा है। अब मैंने एक फंक्शन ले लिया प्रिंट हाई, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल दे दिया हाई, तो इसको तो ये प्रिंट एक कर रहा है। बात समझ नहीं आई हम्म, सर, वो बोले आपने ऊपर रिटर्न रिटर्न और प्रिंट करवाया तो प्रिंट में नन वैल्यू आई है और रिटर्न के अंदर जो है वो वैल्यू शो हो गई। यहाँ पर, यहाँ पर ओके, वैल्यू शो हो गई, इसमें क्या समझ में नहीं सर अगर आप फिर फंक्शन पे आएंगे तो वहां पे आया। आपने प्रिंट करा है और वहां पे वैल्यू शो हो गई। सही है, सर ये अच्छा, ओके, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। मैं इसका जवाब देता हूँ मुदम्मिर। ठीक है, ये जवाब इसका ये है कि ऊपर जब है ना उन्होंने रिटर्न करवाया, तो एक फंक्शन डिक्लेयर किया जो कि रिटर्न वैल्यू कर रहा था, एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर किया जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था। तो जिसने वैल्यू रिटर्न नहीं की ना, तो इसका मतलब बैक एंड पे क्या आया, सिर्फ नन, कुछ भी नहीं नन, मतलब। ठीक है, लेकिन जहाँ से वैल्यू रिटर्न की तो वहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू थी यानी 5 वो रिटर्न होके आ गई, रिटर्न टोटल। ये था मैंने, जब आपने कुछ रिटर्न नहीं करवाया तो वेरिएबल स्टोर तो नन कुछ आया करेगा, भी नहीं। कुछ आया भी नहीं। अच्छा समझ आई अब इसमें बात? बहुत सिंपल बात ये है, यानी मुझे ये समझ आई कि जब आपने फंक्शन को कॉल नहीं करा उस वक्त तक उसने आपको नन दी है वैल्यू। जब आपने उसको फंक्शन को कॉल कर लिया तो फिर उसने आपको प्रिंट करके दिया। इसका थोड़ा सा एग्जैक्टली यही सिंपल बात करते है। हैं। रिटर्न की, नहीं नहीं, ये अगर देखो, रिटर्न की, हाँ, क्योंकि बोलो मैं थोड़ा सा मुजम्मिल बताओ। समझाता हूँ। हाँ, प्रिंट का क्या मतलब होता है, सिर्फ प्रिंट करना, ठीक है। यहाँ पे मैं जो फंक्शन को सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा कि जो भी ऐड के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको जो है मैं ऐड में स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे रन करना पड़ेगा, इसे मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, तो इसे रन करता हूँ। अब क्या होगा, इसने 5 जो करा है ना वो यहाँ पे प्रिंट करा है, ठीक है, वेरिएबल में कोई भी चीज़ नहीं है। अब मैं कर रहा हूँ ऐड को प्रिंट करो, तो ऐड में नन आ रहा है, मतलब ऐड के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हुआ, इस फंक्शन ने इसको कुछ भी नहीं दिया, जो भी दिया था वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस समझ वेरिएबल गया। में कुछ नहीं आया, बेसिकली हम इस वजह से रिटर्न कर रहे हैं। अब रिटर्न में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है मैंने ऐड के अंदर इस फंक्शन को डाला, तो इसे मुझे बता दो कि 5। अब ऐड को जब मैं कर रहा हूँ तो इसमें भी कह रहा है कि हाँ भाई मेरे पास कोई वैल्यू है, सही। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ, इसे भी रन करूँ,
ठीक है, उससे भी रन करता हूँ। तो अब ये बता रहा है कि ऐड के अंदर कोई चीज़ वैल्यू है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे फंक्शन से ज़रूरत हो आगे इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं रिटर्न रखता हूँ और मुझे सिर्फ देखनी है कि भाई समीशन क्या है, तो इस वजह से मैंने प्रिंट लगाया हुआ था। प्रिंट क्या कर रहा है, सिर्फ मुझे दिखा रहा है कि आगे क्या है, लेकिन मुझे आगे अब वैल्यू को जमा भी करना है, मुझे आगे जो है वैल्यू को लेकर जाना है, तो इस वजह से मैं रिटर्न लगाऊंगा। ठीक है, क्लियर? इसको थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको ये भी हल हो जाएगा इशू। ठीक है। अच्छा, ये छोटे छोटे से मैंने फंक्शन बनाए हुए हैं जो बेसिकली यही कर देगा कि जो है वैल्यू इवन है या ऑड है ये बता देगा। इसको आप लोग को ट्राई करना है इंशाल्लाह। ग्लोबल वेरिएबल बता रहा था मैंने यहाँ पे करा हाई। ठीक है, मैंने कह दिया कि प्रिंट हाई कर दो, तो ये तो चलने फंक्शन हो गया। अब मैं प्रिंट हाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसने कॉल नहीं करा, ठीक है, इसने कुछ भी नहीं करा। अब मैं जब हाई वेरिएबल बेसिकली मैंने इंस्टॉल करवाया था और यहाँ पे मैंने इसे रन भी कर दिया। अब मैं हाई कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कोई वेरिएबल एक्सिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था। यहाँ पे जो ऐड है वो फंक्शन के बाहर था, तो मैंने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल भी कर लिया। लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल जो मैं फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, उसे कॉल भी कर रहा हूँ, फिर भी वो स्टोर नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने वेरिएबल के अंदर जो है इसको ये कहते हैं, यहाँ से मैं प्रिंट कर रहा हूँ, दोबारा वही कहानी आ गई। मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये इसको बेसिकली प्रिंट कर रहा है, कहीं रिटर्न नहीं कर रहा है। मैं इसे रिटर्न करूंगा तो रिटर्न भी करवाएगा। अच्छा, इसके बाद आप इस कैपेबल हो चुके हैं, आप टास्क 3 कर लेंगे। वाइल लूप्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। वाइल लूप्स, अच्छा पाइथन में डू वाइल लूप्स नहीं होते, सिर्फ फॉर और वाइल से ही सारा काम चल जाता है। फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें लेंथ पता हो, जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार चलाना है। वाइल लूप्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें लिमिट ना पता हो। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? मैंने लिखा वाइल का कीवर्ड और एक ऐसी समझ लें कि स्टेटमेंट है जो तब तक चलेगी जब तक ये ट्रू नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक ये ट्रू नहीं होगा तब तक ये जो है नीचे वाली चीज चलती रहे। ठीक है, जैसे ही ये ट्रू हो गई तो पूरा लूप मेरा रुक जाएगा। ठीक है, अब क्या देखें कैसे। मैंने कहा स्टार्ट करो 0.10 से। ठीक है, और एंड करना है मुझे 10 पर। ठीक है, मैंने कहा कि भाई स्टार्ट जो वेरिएबल है बेसिकली मेरे पास 0.10। ठीक है, वो 100 से छोटा है। बोला हाँ 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 हाँ। जितनी बार ये ट्रू करता जाएगा ये वैल्यू मिली जाएगी। जहाँ ये 100 से बड़ा हो गया ये इसको जो है टर्मिनेट कर देगा, इसको खत्म कर देगा। जब तक ये ट्रू है तब तक नीचे वाली लाइन चलेगी। जैसे ही ये फॉल्स हुई तो ये पूरा मेरा लूप रुक जाएगा। ठीक है, इसको रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, रन हो गया, क्या हुआ पता नहीं चला, आगे देख लेते हैं। आइट्रेशंस, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी बार लूप चला है, कितनी बार ये रन हुआ है? मुझे तो नहीं पता। मैंने क्या करा, एक आइट्रेशन 0 कर दिया। ठीक है, और वाइल लूप चला दिया। मैंने कहा कि स्टार्ट तब तक चलाओ जब तक ये 100 के बराबर ना हो जाए या जो है 100 से बड़ा ना हो जाए, तब तक ये चलेगा। अगर ये 100 के बराबर भी है तो ट्रू आएगा, मतलब चलनी चाहिए। जहाँ ये 100 से बड़ा हो तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो मेरा लूप रुक जाएगा। अच्छा, जब भी ये लूप के अंदर आ रहा है तो मैं इसमें +1 कर रहा हूँ, तो मुझे बता देगा भाई कितनी बार लूप चला है। ठीक है, जैसे ही लूप आया मैंने कहा भाई आइट्रेशन में एक ऐड कर दो, आइट्रेशन में एक ऐड कर दो, और स्टार्ट को 0.10 प्लस कर दिया। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, मुझे पता ही नहीं कितनी बार लूप चला है। तो ये 1000 दफा लूप चला है आपके सामने, मुझे कुछ भी कंडीशन नहीं बतानी पड़ी। अब मैं इसको यहाँ पे 1000 लिख दूंगा, वो कितनी बार लूप चलेगा? 10,000, 999, सॉरी। ठीक है भाई, 999 दफा लूप चला है। ठीक है। अच्छा, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू जब हमें किसी को भी तंग करना हो ना तो हम वाइल ट्रू लगा देते हैं। वाइल ट्रू का मतलब चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। फिर इसको रोकने की, अच्छा पाइथन भी इस चीज़ को समझता है क्योंकि ये मेरे कंपाइलर पे लोड पड़ेगा। तो ये बोलता है कि जब भी आप वाइल लूप लगाएं तो बीच में ब्रेक जरूर लगाएं। ब्रेक क्या करेगा, जैसे कंडीशन ट्रू होगी उसको स्टॉप कर देगा। मैंने कहा वाइल ट्रू चलते जाओ। मैंने कहा कि स्टार्ट के अंदर ऐड करते जाओ, और जैसे ही स्टार्ट 100 से बड़ा हो जाए तब ब्रेक। ऊपर वाले में और नीचे वाले में कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा लिखने का तरीका का डिफरेंट है। मैंने इसे तब रोका है जब ये 100 से बड़ा हो जाए, तब वाइल, जब इस लूप को ब्रेक कर दूँ। तो जैसे ही ये 100 से बड़ा हुआ उसने इसको ब्रेक कर दिया। लाइब्रेरीज की तरफ चले आते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो है पाइथन जो है वो लाइब्रेरीज अंदर बहुत सारी होती है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से ओएस लाइब्रेरी है, अब हमें इसकी जरूरत होगी। ठीक है, मैंने क्या करा कि एक जो है इंपोर्ट ओएस करा। इंपोर्ट का कीवर्ड होता है और ओएस लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो गई। मैं कहता हूँ कि भाई एक जो है ना यहाँ पे फाइल्स का फोल्डर बना दो। ठीक है, इसने डॉट स्लैश का मतलब इसी जगह पर एक फाइल्स का फोल्डर बना दो। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे फाइल्स का फोल्डर बन गया। ठीक है,
फिर मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई बुक्स के अंदर जाओ और इसको लिस्ट कर दो। यहाँ पे बेसिकली बुक्स का वो है नहीं, बनाना पड़ेगा, इसको बना देता हूँ बुक्स, ठीक है। और बुक्स के अंदर जो है मैं एक फाइल बना देता हूँ, इसका नाम होगा एच, ठीक है। मैं से कह हूँ कि बुक्स के अंदर जो भी है मुझे बताओ, तो इसने मुझे बता दिया भाई बुक्स के अंदर दो चीज़ें हैं, एक एच है और एक फाइल जो है जुपिटर नोटबुक की अपनी फाइल है जो उसने स्टोर करवाई है, वो हमें यहाँ पे दिखती नहीं है। तो जो भी मैंने बुक के अंदर डाला है वो इसमें आ गया। अपने बुक में एक और चीज़, एक और फाइल बना लेता हूँ जी के नाम से, ठीक है। अब मैं उसे कहूँगा लिस्ट डायरेक्टरी कर दो, तो मुझे बता देगा भाई एच और जी दो फाइल्स हैं और एक ये भी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि डॉट स्लैश का मतलब होता है इस जगह पर जहाँ पर ये फाइल रखी हुई है वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, मुझे सारी चीज़ें बता दी। फाइल का फोल्डर है, बुक्स का है, सैम्पल डेटा है, कॉन्फ़िग है, ये है, सब चीज़ें मुझे बता दी। एक्सप्लोर करने के लिए रखी हुई हैं, पूरा से आपको प्रैक्टिस बता दी कि किस तरह हम लाइब्रेरी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैथ की एक लाइब्रेरी है, मुझे पाई लिखने की जरूरत नहीं है, मैथ डॉट पाई मुझे पाई दे देगी। स्क्वायर रूट का फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, 25 का स्क्वायर रूट अपने आप आ जाएगा। फिर आ जाते हैं रीडिंग फाइल्स पे, बस अब जल्दी से ख़त्म करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है एक फाइल क्रिएट करी greet.txt, ठीक है। इसको मुझे ये ओपन का एक जो है फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले नाम आता है, ठीक है। और अगली चीज़ कॉमा के बाद बताते हैं राइट्स। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ राइट करना है, मुझे सिर्फ लिखना है, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट। मैंने इससे कहा कि मुझे राइट चाहिए, एस एफ, और फिर पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये जो है एक फाइल बना देगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए greet.txt आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने फाइल को ओपन करा, उसमें मैंने कह दिया मुझे ऐड करना है, मुझे इसके अंदर रीड करना है, ठीक है। एज एफ आ गया, मतलब एफ के अंदर सेव हो गई वो फाइल, जो भी डाटा था इसका वो एफ के अंदर सेव हो गया। फिर डाटा का वेरिएबल लिया और एफ डॉट रीड लिखा, ठीक है। इसके अंदर कोई इशू आई गेस थोड़े बहुत हों, लेकिन इंशाल्लाह हल नहीं। इसको थोड़ी सी रन करते हैं फिर एंड में इशू देखते हैं। मैंने कहा कि इसके अंदर जो है मुझे रीड करना है, जो भी greet.txt के अंदर है उससे मैंने एफ के अंदर सेव कर दी। और एफ डॉट रीड का मतलब ये है कि जो भी इसके अंदर चीज़ें थी वो सारी डाटा के अंदर स्टोर है। तो मैं सही करता हूँ और डाटा करता हूँ, तो इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है ना। अच्छा, अब दोबारा मैं करता हूँ, मैं पाइथन की थी कोई फाइल खोलूंगा, ठीक है। उसके अंदर कुछ लिखूंगा और बंद कर दूंगा। मैंने सबसे पहले फाइल खोली एस एफ, ठीक है। उसके अंदर जो फाइल के अंदर जो थी वो एफ में सेव हो गया। फिर मैंने लिखा एफ डॉट राइट हेलो, हेलो अंदर राइट करो और फिर फाइल को बंद कर दो, ठीक है। सिंपल इंग्लिश है, सबके आपके सामने हो रहा है। इसने फाइल को खोला, ठीक है, फाइल के अंदर राइट करा हेलो और फाइल को क्लोज कर दिया। फिर मैंने लिखा विथ ओपन greet.txt, मुझे रीड करना है, ठीक है। एफ को एफ डॉट रीड ऊपर वाली चीज़ है, उसको डाटा में स्टोर करवाया। अब देखें मैंने इसको ये कर लिया, तो अब डाटा में मुझे बता दें हेलो, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको रन करके देखता हूँ, क्या पता इसको ओवर राइट हो जाए, आई गेस, ठीक है, ओवर राइट हो चुका है, सही है। और एफ डॉट क्लोज लिखना जरूरी है कि जो भी फाइल मैंने खोली है उसे क्लोज भी तो करना है, क्योंकि हम भी कोई चीज़ अगर खोलते हैं काम हो जाता है तो उसे बंद भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये वाला क्या करता है, ये ओवरराइट नहीं कर रहा, बेसिकली इसको आगे रीड कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने greet.txt खोली, ठीक है, मैंने कहा कि उसके अंदर ए का मतलब होता है उसके आगे राइट कर दो, ठीक है। एफ एफ, ये सारे जो है ना बुक्स आप पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, बुक आपको दे देंगे, उसके अंदर सारे कीवर्ड्स लिखे होते हैं। मैंने कहा कि अगली लाइन के अंदर लिख दो हैव अ नाइस डे, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूँ, स्लैश बैक स्लैश टी का मतलब होता है टैब, मतलब मल्टीपल स्पेसेस। बैक स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो इस तरह करके और भी होते हैं, पी होते हैं, एस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट लाइन में जाओ और हैव अ नाइस डे लिख दो और फाइल को बंद कर दो, ठीक है। इसने कर दिया। अब क्या होगा, फाइल डॉट रीड कर दिया मैंने, डाटा इसमें स्टोर कर दिया, और अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसमें देखो क्या कर रहा है, हेलो हैव अ नाइस डे, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा अगर इसको लिखता हूँ, दोबारा दोबारा मैंने इसे रन करा, दोबारा मैंने रीड करा, मैं दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे इसके भी अगली लाइन के अंदर आना, और आखिर के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको एफ डॉट क्लोज कर दूंगा, मेरी फाइल जो है वो क्लोज हो जाए।
तो दरअसल हमारा जो ये बोर्ड कैंप है वो पाइथन का नहीं है, वो मशीन लर्निंग का है। तो इंशाल्लाह मशीन लर्निंग आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ये थोड़ा बस ओवरव्यू था ताकि पाइथन जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ओवरव्यू ले लें। इसकी प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि प्रोग्रामिंग तभी आती है जब आपकी प्रैक्टिस होती है। ये नोटबुक भी आपको शेयर कर देंगे, फ्री रिक्वेस्ट भी अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इसको भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे। इसमें कोई भी हर्डल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब सबसे पहले आपने जो है ये नोटबुक्स रन करनी है, फिर उसके बाद जो बुक देंगे बुक से भी प्रैक्टिस करनी है। और बेसिकली यहाँ पे अगले जो है 2 टास्क और हैं, टास्क 4 और टास्क 5 को आपने करना है। और एक टास्क जो है वो मैंने बीच में दिया था, तो टोटल 6 टास्क हो गए जो आपको करना है। ओके, अच्छा, डन हो गया मुजम्मिल? बिल्कुल बिल्कुल डन। ठीक है, तो अगर कोई भी मसला हुआ हो, कोई भी बात हो, तो आप लोग है ना ग्रुप पे हम लोगों से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के। सही है। सेकंड बिल्कुल ये कि जैसे कि मुजम्मिल ने बताया अभी कोडिंग का था नहीं ना तो कोडिंग के लिए थोड़ा सा आपको है ना बस प्रीरिक्विजिट्स देखने, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग देखनी, क्योंकि प्रोग्रामिंग सारा प्रैक्टिस का काम है। सही है। एक चीज़ ये, बिल्कुल ठीक है, कोडिंग है ना करने से आएगी, ऐसे नहीं आएगी। फर्स्ट ये आप है ना अंडरस्टैंड कर लें। और जैसे कि मशीन लर्निंग की जब बात आएगी तो मशीन लर्निंग में मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि हम लोगों को ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी होती, मैं इतना बता रहा हूँ। ठीक है। और जो नॉन सी एस के हैं, मेरा क्वेश्चन था कि सी एस वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड के हों, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो वो लोग हैंडल्स करें। अच्छा, मशीन लर्निंग के लिए सी एस का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? नहीं है, सच बात कहूँ तो नहीं है। ठीक है, सी एस कंप्यूटर साइंस लाजमी नहीं है, मैथमेटिक्स आना थोड़ा ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत करना चाहिए। प्रोग्रामिंग तो सीख जाते हैं लेकिन मैथमेटिक्स का थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है, एक चीज़ ये। ठीक है। और मैं इसके रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। सेकंड, आप लोगों को जो असाइनमेंट है वो क्लासरूम पे अपलोड कर दिया जाएगा, और ये नोटबुक भी, और आप लोग ये रन करेंगे। ठीक है, कोशिश करें कि इसको कल करें, जब भी हो जाए ना। वैसे हम लोगों के जैसे आपको बताया था कि 3 डेज़ का टाइम देंगे हम, उसके अंदर आप लोग कर लेंगे। ठीक है। और अगर आपको मज़ा आया हो तो बताइएगा ज़रूर, और ये जो है बूट कैम्प के हवाले से शेयर भी कीजिएगा आगे व्हाट्सएप्स के बिल्कुल ऊपर अपनी स्टोरीज पे, और बताइएगा कि आपको मज़ा आया नहीं आया। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा हम हमारे लिए कीमती है। ठीक है। और नेक्स्ट सेशन कब यूट्यूब होगा? के कमेंट्स हाँ, के अंदर, अच्छा, मतलब यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं इनको हाँ इनको हाँ, कैसा लगा। इनको कैसा लगा। और नेक्स्ट सेशन कब होगा? नेक्स्ट सेशन परसों होगा। ठीक है, इस तरीके से असाइनमेंट्स। अच्छा, लाजमी नहीं, मैंने फिर कहा था कि हाँ, असाइनमेंट के लिए आपके पास 15 डेज है। आप एक एक असाइनमेंट हम हर क्लास के बाद अपलोड करते रहेंगे, आपके पास जिस तरीके से फिजिबिलिटी हो आप उनको अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, कोशिश करें तो सारे अटैम्प्ट एंड तक कर लें। सही है, जितने 15 दिन आपको आखिर में मिलेंगे। एंड हाँ, क्लासेस की यही टाइमिंग्स होंगी। और बाकी अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास हमने सिर्फ पाइथन किए, और पाइथन से आगे जहाँ और भी हैं, अभी मशीन लर्निंग में इम्तहान और भी हैं, तो डर घबराना नहीं। सही, कोई क्यूरी है? बस ये है कि इसके अंदर जो भी टास्क है इस नोटबुक के अंदर वो आपने ग्रुप में शेयर नहीं करना, क्योंकि ये जब आप फाइल रीड करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने अपने आप टास्क आ, ये एक है जो आपको ख्याल रखना। ठीक है। और ये है कि क्लासरूम का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग सब ज्वाइन हैं तो। ठीक है, और कोई क्यूरी? ओके, हैव अ नाइस डे।